राहुल अपने नए कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नए जन्मे बच्चे की तरह सुकून से सो रहा है। अपने घर पर परिवार के बीच आखिर चैन की नींद किसे नहीं आएगी। सालों बाद राहुल अपने घर में सोया है। वो आज बहुत खुश है। सालों बाद उसे वो सुबह देखने को मिलेगी जिसे वो बहुत मिस करता था। अगले दिन सुबह 6 बजे राहुल की घड़ी में अलार्म बजा और राहुल की नींद खुल गई। राहुल ने आंखें मसलकर मिली और सोना की तरफ देखा। वो दोनों अभी भी गहरी नींद में थे। राहुल उन्हें देखकर प्यार से मुस्कुराया। सोना की टांग मिली की टांग के ऊपर रखी हुई थी और सोना मिली से चिपक कर सो रही थी, जैसे उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता है। अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में मिली और सोना भी मेरे साथ हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। राहुल खुशी से गुदगुदा रहा था। कल रात मिली राहुल की माँ और आंटी के साथ देर रात तक बात कर रही थी। सोना भी अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा खेल रही थी, तो दोनों थक गई थी। इसीलिए ये दोनों इतनी गहरी नींद में सो रही थी। सोना तो अभी खर्राटे भी ले रही थी। खर्राटे लेते हुए सोना और भी क्यूट लग रही थी। राहुल बेड से उठकर कपड़े पहनकर दरवाजा खोलता है और घर के पीछे बने हुए छोटे से गार्डन में जाता है। गार्डन की बाउंड्री पर लंबे पेड़ लगे हुए हैं। नीचे की तरफ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। गार्डन में एक तरफ छोटे झूले हैं और दूसरी तरफ मिट्टी का हिस्सा है, जहां अभी घर के बाकी लोग अपनी आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल को 10 साल पहले की बातें याद आती हैं जो उसके इस गार्डन से जुड़ी हुई थीं। सुबह के 6 बजे शेखावत फैमिली के बच्चे उठकर गार्डन में आते थे और उनके दादाजी उन्हें कलरी की प्रैक्टिस करवाते थे। विशंबर सिंह बहुत डिसिप्लिन वाले थे। सारे बच्चे बिना नियम तोड़े ये प्रैक्टिस करते थे, पर इन सब में राहुल सीखने का बहुत ज्यादा इच्छुक था। इसीलिए सभी बच्चों में कलरी में वो सबसे ज्यादा बेहतर था। वो घंटों दादाजी के साथ कलरी की प्रैक्टिस करता था, जिसके कारण वो आज भी इतना मजबूत और लचीला और फुर्तीला है। राहुल के दादाजी, पापा और अंकल वहीं थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सभी राहुल को देख रहे थे। राहुल गार्डन में चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे अपने बचपन के पल दिखाई दे रहे हों। राहुल खुशी से भरा हुआ एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। तुम तो जल्दी उठ गए, राहुल के सुनील अंकल ने प्रैक्टिस रोककर कहा। क्या तुम अभी भी कलरी की प्रैक्टिस करते हो? शैलू अंकल ने पूछा। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, सुनील अंकल बीच में ही बोल पड़े। अरे कल मैंने सुना था कि राहुल अपने भाई बहन को बता रहा था कि उसने कलरी का इस्तेमाल करके कई बार बुरे लोगों को मारा है। अब भाई इतनी ताकत तो कलरी की प्रैक्टिस करने वाले में ही हो सकती है। हाँ, मैं कभी कभी कलरी की प्रैक्टिस कर पाता हूँ, पर पिछले कुछ महीनों में तो प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है। पर यकीन मानिए, मैं अभी भी आपको हवा में उड़ा सकता हूँ, राहुल ने मजाक करते हुए कहा। अगर ऐसा है तो आओ, अपना हाथ दो। ये जानी पहचानी सी आवाज राहुल के कानों में गूंजती है। जब तक वो पीछे पलटता है तब तक राहुल के पापा यानी कि मोहन लाल उस पर अटैक कर चुके थे। राहुल समझ नहीं पाता है कि मेरे पापा मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। मोहन लाल ने अपनी टांग राहुल की टांग में फंसा ली थी और उसे लॉक कर लिया था। राहुल तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसका एग्जाम है। राहुल तुरंत अपना बचाव करता है। वो शरीर को पूरा पीछे झुकाकर और गोल घूमकर अपने पापा के चंगुल से निकलता है। मोहनलाल राहुल के इस फास्ट रिएक्शन से खुश होते हैं। कमाल है, तुम्हारा रिएक्शन बहुत फास्ट रहा, वेरी गुड। ये कहकर मोहनलाल राहुल को परखने के लिए अलग अलग ढंग से अटैक कर रहे थे। राहुल भी फुर्ती से उनका सामना कर रहा था। कभी वो उन पर अटैक कर रहा था तो कभी राहुल बड़ी फुर्ती से अपना बचाव कर रहा था। बहुत देर के बाद राहुल ने लगभग मोहनलाल को हरा ही दिया था। उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया था, पर ये उसके एग्जाम के लिए है तो राहुल यहीं रुक गया। मोहनलाल हारने के बाद राहुल को अपनी सफाई देते हुए बोलते हैं, आदान बच्चे, वो तो मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी कम पड़ गई। अब तुम आने वाले दिनों में देखना मैं कैसे तुम्हें धूल चटाता हूँ। राहुल और मोहनलाल की बातें सुनकर सभी को हंसी आ गई। आखिरकार बहुत सालों बाद ये नजारा देखने को मिला है। आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा, पर मैं ये जानता हूँ कि आज मैंने आपको हरा दिया है और मेरा बेस्ट दिया है, राहुल ने मस्ती करते हुए कहा। राहुल के अंकल राहुल की फुर्ती और स्ट्रेंथ देखकर खुश थे। हालांकि वो सभी इस कला में माहिर हैं, पर सच तो ये है कि राहुल अब उन सबसे आगे निकल चुका है। क्या तुम मेरे बच्चे से 4 साल दूर रहने का बदला ले रहे हो और उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो? सुमित्रा ने मोहनलाल को घूरते हुए कहा। अरे भाभी, अगर आप देखती तो समझ जाती कि अब बेटा बाप पर भारी पड़ने लगा है, तो गुस्सा भैया नहीं राहुल निकाल रहा है। शैलू अंकल जोर से हंसने लगे। मोहनलाल को बुरा लग रहा था और वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि वो हार गए हैं। तो उन्होंने राहुल को फिर से फाइट करने के लिए बुलाया और कहा, इस बार मैं तुम्हें जमीन की धूल चटाने वाला हूँ। राहुल ने अपने पापा को मना नहीं किया और दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई। मोहनलाल राहुल से उम्र में बड़े थे और उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा था।
पर राहुल भी अब कुछ कम नहीं रहा था। वो भी एक अच्छा खिलाड़ी हो चुका था। दोनों में फिर से झड़प शुरू हुई। कभी राहुल जीतता हुआ दिखाई दे रहा था तो कभी मोहनलाल। मोहनलाल भी शरीर से बहुत फुर्तीले और लचीले थे। इस उम्र में भी वो राहुल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। कुछ देर तक ये फाइट चलती रही। बेटा संभल कर, आज तुम हारने वाले हो, ये कहकर मोहनलाल राहुल को जमीन पर पटक देते हैं और राहुल को लॉक कर देते हैं। राहुल पहले कभी अपने पापा से जीत नहीं पाता था। राहुल ने अपने पापा को पूरी ताकत से उल्टा कर दिया और उनके ऊपर बैठ गया, पर वो अपने पापा पर वार नहीं कर पाया। मोहनलाल राहुल की इस कला को और निखरते हुए देख बहुत खुश हुए। शाबाश, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी सिखाई हुई इस कला को और निखारा है। ये बेहतरीन था। इतने सालों में मैं मोहन को हरा नहीं पाया हूँ, पर आज मुझे समझ आ गया है कि हमारे परिवार का बच्चा अब शेर बन गया है। राहुल के दादाजी ने खुश होते हुए कहा। सुमित्रा बेटे की जीत पर शाबाशी देते हुए वहां से चली गई। राहुल के दोनों अंकल भी तालियां बजाने लगे। मोहनलाल को हराना मुश्किल था, पर राहुल ने ये करके दिखाया और सब घर वालों का दिल जीत लिया। ये राहुल के दादाजी की एक बेहतरीन विरासत है जो राहुल और राहुल के पूरे परिवार को मिली है। इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी राहुल के दादाजी ने महारत हासिल कर ली है, जिसके कारण आज चुरू में उनका एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जिसमें ट्रीटमेंट करके हजारों लोगों की हेल्प की जाती है। अब राहुल के दादाजी इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में मोहनलाल एक कमाल के डॉक्टर हैं। छोटे से लेकर बड़े स्कूल कॉलेजों में उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। यहाँ तक कि मोहनलाल ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिसमें आयुर्वेदिक इलाज को डिटेल में बताया गया है। राहुल के दोनों अंकल भी इस फील्ड में आगे हैं, पर सुनील अंकल ज्यादा प्रभावी डॉक्टर हैं। यही कारण है कि राहुल के पापा और अंकल दोनों टॉप 10 फेमस डॉक्टर्स में आते हैं। दरअसल राहुल के दादाजी यानी विशंबर सिंह के दादाजी किसी समय में केरल से पुराने भारत की सभी तकनीक सीख कर आए थे, जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक ज्ञान और सेल्फ डिफेंस सीखा था। उन्होंने चुरू आने के बाद अपने छोटे से परिवार को इसकी शिक्षा दी थी और तभी से राहुल के परिवार में इस कला के लिए बहुत ही प्रेम और निष्ठा है। और यही कारण है कि राहुल के परिवार का हर बच्चा ये सीखना चाहता है, चाहे वो नई जनरेशन का ही क्यों ना हो। राहुल के दादाजी ने सालों पहले घर के सामने की तरफ एक छोटी मोटी झोपड़ी बनाई थी। बीच में खाली मैदान था जिसमें वो बाहर से आए हुए बच्चों को कलरी सिखाते थे। छोटी झोपड़ियों में लोग रुकते थे और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में सीखते थे। कुछ लोग जिनका इलाज मुश्किल हुआ करता था वो विशंबर सिंह किया करते थे, जिसके लिए वो पेशेंट वहीं रहते थे और अपना इलाज करवाते थे। अब राहुल के दादाजी चाहते हैं कि कलरी और आयुर्वेदिक चिकित्सा सभी को सिखाई जाए। उन्होंने सेना में भी मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने बताया कि आर्मी में भी वो कलरी की प्रैक्टिस करवाएंगे तो मोहनलाल हैरान हो गए और उन्होंने बोला, पिताजी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रहे हो, विशंबर सिंह ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये अजीब लगेगा, पर हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब मेरी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरी ये कलरी की कला मैं सभी को दूं। जितना हो सके मैं इसे आगे बढ़ा सकूं। राहुल के दादाजी ने कहा। पिताजी आपकी उस इच्छा को पूरा करना आसान नहीं है, शैलू ने कहा। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आपका ख्याल बहुत नेक है, पर आपको समझना चाहिए कि अब दुनिया में बहुत सारी दूसरी आर्ट फेमस हो चुकी हैं और ये कड़वा सच हो सकता है कि आज के बच्चों के शरीर में उतनी ताकत भी नहीं है कि वो कलरी जैसी कठिन आर्ट को सीख सकें। और ये भारत की पुरानी कला है, इसे सीखने में बच्चों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। अब नई जनरेशन मुक्केबाजी, कराटे, किक बॉक्सिंग इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो मेरे हिसाब से आपको इस ख्याल को यहीं रोक देना चाहिए। नहीं, मैंने ये सोचा है कि मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। भले ही मैं 2 बच्चों को ही सिखा पाऊं, पर मैं इस आर्ट को हमारे छोटे शहर और आसपास के पूरे शहरों में आगे बढ़ाना चाहता हूं, राहुल के दादाजी ने जोश से कहा। अंकल सुनील ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर पिताजी चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और हम ये क्यों भूल रहे हैं कि राहुल अब एक स्टार और डायरेक्टर भी है। अगर राहुल इंडियन मार्शल आर्ट यानी कलरी को बढ़ावा देने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखे या कुछ फिल्म शूट करे तो राहुल के फैंस के साथ साथ ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा और हम इस आर्ट को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। ओ हाँ, शैलू अंकल की आंखें भी चमक उठी और उन्होंने कहा, राहुल तुम इस पर एक नाटक बना सकते हो, है ना? हम टीवी नाटकों या फिल्मों में कलरी की अलग अलग स्टाइल्स को यूज करेंगे। हम इस आर्ट को डिटेल में दिखाएंगे। तुम इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हो। हम सब उसका हिस्सा बन सकते हैं। इससे लोगों का ध्यान कलरी की तरफ जरूर आकर्षित होगा। विशंबर सिंह ने धीरे से कहा, राहुल क्या तुम ऐसा नाटक लिख सकते हो? इस समय छोटे बगीचे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें राहुल पर टिकी हुई थीं। सबकी उम्मीद भरी बातों को सुनकर राहुल मना नहीं कर सका और वो मन ही मन कुछ सोचने लगा।
राहुल ने अपने पिछले जन्म में कुछ नाटक और फिल्मों में ये दिखाया भी है, पर कलरी बहुत पुरानी और कठिन कला है। इसे फिल्म में दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत देर तक भौएं चढ़ाए रहने के बाद राहुल के मुंह से अचानक 3 शब्द निकले, चलो करते हैं। ये सुनते ही राहुल के दादाजी, पिता और अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बहुत खुशी की बात है, हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। अंकल शैलू ने ताली बजाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दादाजी के सपने को साकार कर पाऊं, पर हम इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिसमें हम भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट को दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम न सिर्फ कलरी बल्कि मुक्केबाजी, कुश्ती, कराटे ये सब भी दिखाएंगे। राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल के चेहरे की मुस्कान देखकर विशंबर सिंह का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? दादाजी, इस शॉर्ट फिल्म के लिए हम आपके पुराने दोस्तों को भी शामिल करेंगे। आखिरकार कलरी का असली हुनर तो आप लोगों के पास ही है। राहुल ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, दादाजी ने कहा। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है दादाजी, मैं पहले स्क्रिप्ट पर काम करूंगा और फिर कुछ दिन यहाँ रहने के बाद इसकी तैयारी करूंगा। आप क्या सोचते हैं? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुंबई जाकर इस बारे में भूल जाओ और मैं यहाँ इंतजार ही करता रहूं? दादाजी ने आंखें दिखाते हुए कहा। दादाजी, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं इन दिनों एक नाटक बनाऊंगा और मैं आपको अगले सप्ताह तक नाटक बनाकर दिखाऊंगा। क्या ये ठीक है? राहुल ने हंसी के साथ कहा। ठीक है, आज से अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विशंबर सिंह ने शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहा। मेरे दादाजी का सपना मेरा सपना है और मैं इसको सबसे बेहतर बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, राहुल ने दादाजी के पास जाकर कहा। राहुल के इस जज्बे को देखकर उसके घर वालों ने उसके लिए ताली बजाई। तभी दादाजी ने कहा, अब बहुत हो गया, 6:30 बजने वाले हैं, सभी अपनी प्रैक्टिस करो। क्या राहुल अपने दादाजी का सपना पूरा कर पाएगा? क्या राहुल कोई नाटक या शॉर्ट फिल्म बना पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल दादाजी के सपने को लेकर सीरियस था। आखिरकार दादाजी की इस कला की वजह से ही राहुल इस मुकाम पर पहुंचा है। जितना कॉन्फिडेंस उसे बचपन से उसके दादाजी ने दिलाया है, उतना भरोसा उसे खुद पर भी नहीं हो सकता था। इसीलिए वो दादाजी के सपने को दिल से पूरा करना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरे दिन सोचा और जल्द ही उस पर काम करने के लिए भूमिका बना ली। वर्मा होटल शहर में एक सनसनी पैदा कर रहा था। लोग इस होटल को देखने के लिए बहुत उतावले थे। इस होटल का काम लगभग 2 साल से चल रहा था। लोगों में इसके बारे में बहुत चर्चे थे। इस होटल की बनावट और सजावट के साथ साथ एक खास बात और थी कि इसमें एक बहुत बड़ा ओपन एयर स्टेडियम था, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, जो पूरे भारत में किसी भी होटल में नहीं था। शायद इसीलिए इस होटल के चर्चे चुरू में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी हो रहे थे। सुबह जल्दी ही स्टेडियम में पुलिस और लेडीज पुलिस पहुंच चुकी थी। सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए थे। कुछ बाउंसर्स भी वहां पर आ चुके थे, जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे। ढेरों लोग आज रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए वर्मा होटल पहुंच गए हैं। वहां ओपन एयर स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था। होटल की ओपनिंग सेरेमनी में ऑडियंस शहर के कुछ नामी बिजनेसमैन, बड़े फिल्मी सितारे, एक्टर्स, सिंगर्स और आसपास के शहरों के नेता और साथ ही साथ शहर के मेयर मनीष रावत भी पहुंचने वाले थे। किसी भी तरह की भगदड़ या घटना को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। स्टेडियम में 3 गेट थे। एक गेट वीआईपी मेहमानों के लिए था, जो कि स्टेज के पीछे था, जिसके पीछे रेस्टरूम बना हुआ था। एक गेट सामने की तरफ, जो कि पब्लिक की एंट्री के लिए था, और तीसरा आगे वर्किंग था, जो कि पुलिस, होटल के स्टाफ और मीडिया के लिए था। सभी स्टार और वीआईपी नेता जो सब रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आए थे, वो सीधे वीआईपी गेट से एंटर होकर रेस्टरूम में चले गए। दूसरे गेट पर बैरियर लगे हुए थे, जिससे साधारण जनता एंटर कर रही थी। मेल्स और फीमेल्स की 2 अलग लाइन बनी हुई थी, जिसमें पुलिस और कुछ बाउंसर्स खड़े हुए थे, जो लोगों को शांति से चलने और आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। रवि वर्मा बहुत बड़ी हस्ती है, उसके लिए राहुल जैसे स्टार और मनीष रावत जैसे नेता को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी रिबन कटिंग सेरेमनी में दूसरे शहरों के नेता और बड़े उद्योगपति भी शामिल होने वाले थे। जब राहुल बैक स्टेज में खड़ा था, तो उसने वहां सिर्फ रवि वर्मा ही नहीं बल्कि और भी लोगों को देखा जिन्हें वो जानता था। अरे राहुल! अरमान को भी गेस्ट के रूप में शामिल किया गया था। जब उसने राहुल को देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। भाई अरमान, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई।
ये कहकर राहुल आगे बढ़ा और अरमान को गले लगा लिया। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। अरमान ने राहुल से हाथ मिलाते हुए कहा। रवि वर्मा राहुल और अरमान को इस तरह से देखकर काफी खुश हो रहा था। अरमान और रवि वर्मा पुराने दोस्त हैं। मैं और रवि वर्मा बहुत पुराने दोस्त हैं। हम किसी शादी में मिले थे और तब से लेकर आज तक हम इस दोस्ती को निभाते चले आ रहे हैं, अरमान ने कहा। रवि वर्मा ने राहुल से कहा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। प्लीज आप उसके साथ एक फोटो खिंचवा लेना। तीनों बातें करते हुए बैक स्टेज से चले गए। धीरे धीरे बहुत सारे स्टार्स आने लगे और माहौल बदलने लगा। थोड़ी देर बाद अरमान अपने एक दोस्त के साथ बातें करते हुए बैक स्टेज में आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि राहुल एक कोने में खड़ा हुआ है। अरमान राहुल के पास गया और बोला, अरे आप यहाँ पर इस तरह से अकेले क्यों खड़े हो? आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। इनसे मिलिए। यह है मेरे दोस्त सिंचित कपूर, एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के जाने माने कलाकार। अरमान दोनों को मिलवाता है। राहुल सिंचित से हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो मैं राहुल हूँ। सिंचित लगभग 30 साल की उम्र का लग रहा है। उसने काले फ्रेम में गोल चश्मा पहना हुआ है। उसके बाल नेचुरली कर्ली हैं। वो सच में अलग और एक स्मार्ट पर्सनैलिटी का है। सिंचित अधिकतर फिल्मों और टीवी शोज में रोमांटिक रोल करते हैं, पर पिछले 2 साल से उन्होंने म्यूजिक में भी अपनी किस्मत आजमाई है और अपनी खुद की एल्बम रिलीज की है, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। सिंचित ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हेलो राहुल, अब मुझे तुम्हारे गाने बहुत पसंद हैं और तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैंने तुम्हारे सारे गाने डाउनलोड कर रखे हैं और मैं उन्हें बहुत बार सुनता रहता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। राहुल जोर से हंसा और कहा, मैं अपनी नई एल्बम बनाने जा रहा हूँ, जिसके मेन गाने के लिए मैं तुम्हारे स्टूडियो आना चाह रहा था। क्या तुम मेरे लिए गाना बना सकते हो? सिंचित ने राहुल से कहा। अरमान ने सिंचित की बात को काटते हुए कहा, अरे भाई तुम गलत इंसान के पास आए हो। राहुल को मैं कब से जानता हूँ और मैं कितने टाइम से इसको मेरे लिए गाना लिखने को कह रहा हूँ, पर अभी तक मेरे भाई को फुर्सत ही नहीं मिली है। तो पहले मेरा नंबर है, उसके बाद तुम्हारा। मैंने महीनों इंतजार किया है, अब इंतजार की बारी तुम्हारी है। अच्छा ये बताओ भाई, मेरा गाना कब लिख रहे हो और अभी तक मुझे वो गाना क्यों नहीं दिया गया? गुस्सा दिखाते हुए अरमान ने कहा। हाँ तुम सही कह रहे हो। बीते दिनों में मैं बहुत उलझा हुआ था, कभी स्टूडियो, कभी गाने, कभी केस। पिछला वक्त कितना ज्यादा बिजी और मुश्किल था ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा, राहुल ने अरमान से कहा। अच्छा, और तुम वो गाना कब तक लिख दोगे? जब तक कि मेरे बाल सफेद नहीं हो जाते, अरमान ने राहुल को घूर कर कहा। अरमान हमेशा एक गाना लिखने को कहता है। राहुल उसे बहुत बार हाँ कह के टाल जाता है। शायद अरमान ने राहुल को 20 से ज्यादा बार गाना लिखने को कहा है। राहुल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है कि 20 बार कहने पर भी वो अपने दोस्त का काम टाल रहा है। राहुल अरमान की तरफ देखकर कहता है, मैं आज रात ही तुम्हारा गाना दे दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। अरमान का चेहरा खिल उठा। उसने राहुल को धन्यवाद दिया। इतनी देर से उसका चेहरा एकदम से बिगड़ा हुआ था। इतना जल्दी खुश मत हो, तुम जानते हो ना कि मैं हर गाने के कॉपीराइट का हकदार हूँ और कॉपीराइट का 20% मुझे चाहिए, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरमान कुछ सोच में डूब गया। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम्हारी हाँ है? मेरे 20% तय रहे? अरमान ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, बस तुम मेरे लिए एक एल्बम सॉन्ग लिख दो। अगर अब दोनों दोस्तों की बातें हो गई हों तो राहुल क्या तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे? मेरे लिए गाना बना दो और उसे तुम ही गाओ। क्या तुम मेरी एल्बम का मेन सॉन्ग संभाल सकोगे? अगर तुम कहो तो मैं तुमसे कल तुम्हारे ऑफिस में आकर मिलता हूँ, सिंचित ने राहुल से कहा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए गाना बना दूंगा, पर तुम्हें मेरा प्राइस पता है ना, राहुल ने साफ साफ कहा। सिंचित को पता है कि राहुल बहुत महंगा सिंगर है, पर फिर भी वो चाहता था कि उसके एल्बम का मेन गाना वही लिखे, तो वो राहुल की हर शर्त मान गया। ठीक है, तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अब हम कल मिलते हैं, सिंचित ने कहा। रवि वर्मा ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया हुआ था। राहुल, अरमान और सिंचित को बात करते हुए देख बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनके बारे में बातें कर रहे थे। राहुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चौतरफा बढ़ रहा था। म्यूजिशियन, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, हर कोई राहुल से दोस्ती करना चाहता था। हर कोई राहुल के साथ कांटेक्ट बनाना चाहता था। कुछ देर तक बातों का सिलसिला जारी रहा। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी वर्मा होटल के स्टाफ ने आकर सभी स्टार्स को कहा, रिबन कटिंग सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है, आप सभी आ जाइए। पटाखों की तेज आवाज के साथ पूरे स्टेडियम के चारों तरफ कलरफुल रिबन उड़ने लगे। ढेरों बैलून्स पर बधाई के मैसेज लिखकर उड़ाए गए। 15,000 से भी ज्यादा लोग उस ओपन एयर स्टेडियम में बैठे थे। कुछ लोग अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ अपने फोन में लगे हुए थे। तभी स्टेज पर एक तेज आवाज आई और सभी ने स्टेज की तरफ देखना शुरू किया। मीडिया रिपोर्टर्स ने भी अपने कैमरे को स्टेज की तरफ घुमा लिया।
स्टेज के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे स्टेज पर आने लगी। ये परछाई एक 40 साल की उम्र के आदमी की थी। उसने पिंक सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर ब्लैक फ्रेम वाले ग्लासेस लगे हुए थे। अभिषेक एक बेहतरीन होस्ट है जो पूरे भारत में फेमस है। उसकी होस्टिंग का स्टाइल बहुत ही फनी और मजेदार है, इसीलिए रवि वर्मा ग्रुप ने उसको इनवाइट किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम चुरू के 6 स्टार होटल वर्मा होटल की ओपनिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभिषेक ने जोश भरी आवाज में कहा। अभिषेक की आवाज सुनते ही स्टेडियम में दर्शकों के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके कुछ फैंस खड़े होकर चिल्लाने लगे। लगभग 15 मिनट तक अभिषेक ने रवि वर्मा एंड कंपनी के बारे में सभी को बताना शुरू किया और उनके प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना शुरू किया। 15 मिनट बाद ऑडियंस लगभग बोर हो चुकी थी। आखिरकार ये कमर्शियल परफॉर्मेंस थी जिसमें ऑडियंस का इतना इंटरेस्ट नहीं था। 10:30 बज चुके थे। अब रिबन कटिंग सेरेमनी का टाइम था। हम सभी गेस्ट को रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, अभिषेक ने कहा। अभिषेक ने मिस्टर मनीष रावत, मिस्टर रवि वर्मा और बाकी सभी सेलिब्रिटीज को आगे बुलाया। तेज म्यूजिक शुरू हुआ और ऑडियंस की तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। लगभग 1 मिनट तक तेज तालियों की आवाज आती रही। स्टेज पर सभी एक साथ खड़े हो गए। मिस्टर मनीष बीच में खड़े हुए थे। उनके एक तरफ रवि वर्मा, जो कि इस कंपनी और होटल के मालिक हैं, वो खड़े थे और दूसरी तरफ बाकी के स्टार्स खड़े थे। बहुत सी औरतें हाथ में फूलों की माला लेकर आगे आईं और एक महिला अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आगे आई जिसमें एक लाल रेशमी कपड़ा था। ट्रे को मेहमानों के सामने रख दिया गया जिसमें एक गोल्डन पॉलिश की हुई कैंची रखी हुई थी। स्टेज के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में होटल का नाम लिखा हुआ था जिसके आगे लाल रिबन लगा हुआ था। मिस्टर रवि वर्मा ने ट्रे से कैंची उठाई और होटल के नाम के आगे लगे रिबन को काट दिया। म्यूजिक और तेज हो गया। रंग बिरंगे कलर के पटाखे छूटने लगे। ढेरों गुब्बारे आसमान में उड़ने लगे और चमकीले कागज भी आसमान में दिखने लगे। अभिषेक ने कहा, आज से वर्मा होटल शुरू हो चुका है, अब आप सबकी मस्ती की बारी है। रवि वर्मा ने सेरेमनी के लिए आए हुए सभी मेहमानों का माला पहनाकर स्वागत किया और सभी को इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए शुक्रिया कहा। सच कहें तो जो 15,000 लोग मौजूद थे उनमें से ज्यादातर लोग स्टार्स को देखने के लिए आए थे। ऑडियंस अब बोर हो चुके थे। फाइनली सबका इंतजार पूरा हुआ। अभिषेक ने राहुल को गाना गाने के लिए आगे बुलाया। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो गई, पर वहां बैठे गेस्ट का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहा। दर्शकों ने हाथ में पोस्टर लेकर हवा में हिलाना शुरू कर दिया। सभी बहुत एक्साइटेड थे। चलिए वेलकम करते हैं आज के सितारे मिस्टर राहुल का, अभिषेक ने जोश भरी आवाज में कहा। जैसे ही अभिषेक की आवाज बंद हुई, 15,000 दर्शकों की आवाजें शुरू हो गईं और जोरदार शोर सुनाई दिया। लोग खड़े होकर स्टेज की तरफ चिल्लाने लगे। जैसे ही राहुल धीरे धीरे बैक स्टेज से स्टेज पर कदम रख रहा था, लोग पागल हुए जा रहे थे। स्टेज पर आकर राहुल ने गाना गाना शुरू किया। सब उसके गाने में बहने लगे। हालांकि राहुल ने बहुत बड़ा गाना नहीं गाया, पर लोग उसके 2 मिनट के गाने से ही बहुत खुश थे। राहुल को देखने के लिए ही इतनी सारी भीड़ आई थी। राहुल के परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश थे और राहुल के गाने की तारीफ कर रहे थे। गाना खत्म होते ही तालियां बजनी शुरू हुईं। लोगों ने खूब सीटी बजाई। हजारों लोगों का प्यार देखकर राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सबकी तरफ हाथ हिलाया और सबको धन्यवाद दिया। क्या राहुल अरमान के लिए गाना लिखेगा? क्या सिंचित राहुल से अपना एल्बम सॉन्ग लिखवा पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस वक्त राहुल वर्मा और दूसरे लोग जो कि स्टेज पर थे, ऑडियंस का रिएक्शन देखकर सब सरप्राइज हो चुके थे। ऑडियंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो राहुल की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऑडियंस जैसे ओपनिंग सेरेमनी से ज्यादा राहुल को ही देखने आई हो। राहुल को देखने के लिए ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। केवल अरमान को समझ आ रहा था कि ये भीड़ इतनी खुश क्यों है। मनीष रावत, जो कि अरमान के बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा, लगता है ऑडियंस राहुल को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अरमान, मुझे लगता है कि राहुल को बुलाना रवि वर्मा का एक सही फैसला था। रवि वर्मा हंसकर बोलता है, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि ये फैसला गलत हो सकता था? मैंने मेरे बेटे की बात सुनी है। वो बता रहा था कि राहुल के सपोर्ट ग्रुप में कम से कम 3,000 लोग हैं। 3,000? मनीष रावत एक सेकंड के लिए चौंक गया। फिर उसने कहा, लगता है राहुल का नाम बहुत ही बड़ा हो गया है। अरमान ने कहा, मनीष जी, आपको नहीं पता था? अरे राहुल के कम से कम भी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लगता है लड़के की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मनीष रावत ने हंसकर कहा। डैड! एकदम से एक बहुत तेज आवाज रवि वर्मा के पीछे वाली सीट से आई। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक यंग 17 या 18 साल की उम्र का लड़का, काफी फैशनेबल दिखने वाला, एक कैप पहने हुए बैठा हुआ था। रवि वर्मा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा,
कपिल, तुम यहाँ पर कब आए? जाओ, जाकर बैठ जाओ और अभी यहाँ पर मत आओ, मैं जब बुलाऊंगा तब आना। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनो। कपिल बोल ही रहा था कि तभी रवि ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। दरअसल कपिल अपने पापा से बहुत डरता है। अगर वो अपनी माँ को ना बताता कि राहुल को बुलाना चाहिए तो शायद इसके पापा राहुल को कभी ना बुलाते, और अगर मनीष रावत ने राहुल का नाम ना लिया होता तो शायद रवि वर्मा इस बात को भूल भी जाता। आखिरकार रवि वर्मा को सिर्फ पब्लिसिटी से मतलब था। उसको पता था कितने सारे अच्छे स्टार्स को बुलाना उसके होटल की रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। रवि, क्या ये तुम्हारा बेटा कपिल है? मनीष रावत कपिल की तरफ देखकर पूछता है, जो कि पीछे जाकर बैठ गया था। इतनी ही देर में मनीष रावत उसे आवाज देकर बोला, सुनो बेटा, इधर ही आ जा, आओ इधर ही बैठ जाओ। कपिल वापस आता है, लेकिन बैठने की जगह वो रवि वर्मा को देखने लगता है। रवि वर्मा ने उसे गुस्से में कहा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? रावत साहब ने तुम्हें बैठने के लिए बोला है ना, तो बैठ जाओ और उन्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। कपिल वर्मा ने मनीष रावत को थैंक यू कहा। अरे बेटा, तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो? तुम तो मुझे अंकल ही बुलाओ, आओ इधर बैठो। मनीष रावत ने अपना हाथ हिलाया और कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पर बैठे लोग कमेटी और सीनियर मैनेजमेंट वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप के लीडर्स हैं। उन लोगों ने बहुत ही अपनेपन से कपिल से हाथ मिलाया और उसको अपने साथ बिठाया। कितने साल के हो तुम? क्या तुम अभी भी स्कूल में हो? कपिल को बैठते हुए देखकर मनीष रावत ने उससे पूछा। जी नहीं अंकल, मैं अब 17 साल का हो गया हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। कपिल ने सच्चाई के साथ जवाब दिया। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सबके लिए आज एक और गाना गाऊंगा, लेकिन एक नया गाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आएगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप इस गाने को एंजॉय करें। इतनी देर में राहुल ने गाना शुरू करने के लिए अपने बैकग्राउंड में बैठे म्यूजिक वाले को हाथ दिखाया कि वो म्यूजिक बजाना शुरू करे, और जैसे ही राहुल ने अपना हाथ नीचे किया और पियानो की आवाज आई, एकदम से पूरे स्टेडियम में शांति हो गई। सब राहुल की आवाज में खो से गए। गाना इतना प्यारा था कि एक सेकंड को सब भूल ही गए थे कि उससे पहले स्टेडियम में क्या हलचल मची हुई थी। चुरू शहर अपने आप में ही बहुत बड़ा शहर है। ये इंडिया की इकोनॉमी, फाइनेंस रेट, शिपिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट, इन सब का जनरेटर है। और जहां तक यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर 80% लोगों का क्राउड देश भर से आया हुआ क्राउड है। यहाँ के डेवलपमेंट के साथ मैच करने के लिए लोगों को अपने अंदर फुर्ती लानी पड़ती है। यहाँ पर सब कुछ दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उम्मीदों से आते हैं और अलग अलग कल्चर से आते हैं। पर जैसे ही राहुल ने गाना गाना शुरू किया, ऐसा लगा था कि पूरा का पूरा स्टेडियम एक हो गया है। सबके शरीर में गूज़बम्स आ गए थे। सब गाने की मदहोशी में खो गए थे। स्टेडियम में मौजूद सभी के सभी लोगों का शरीर गाने के रिदम के साथ झूलने लगा था। शरीर के साथ साथ वो अपने हाथों को भी हिला रहे थे। सब उस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहे थे। राहुल के गाने में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी अपने आप को गाने को एंजॉय करने से रोक नहीं पा रहा था। जहां तक राहुल की बात की जाए तो चाहे राहुल किसी भी शो में हो, चाहे वो कमर्शियल परफॉर्मेंस करे या फिर उसकी अपनी निजी जिंदगी हो, वो हर टाइम किसी ना किसी स्कैंडल और डाउट में फंसता ही रहता है। और जहां तक उसकी लाइफ की परेशानियों की बात की जाए तो पहले भी सिद्धार्थ और सारंग राणा जैसे बहुत ही बड़े ट्रबल मेकर्स रहे हैं। जेलसी की बात की जाए तो किरण कुमार, आदित्य धनराज और हिमांशु पीछे नहीं रहे हैं। और फिर ऑरेंज मीडिया, टीवीलॉजी और टीवीलॉजी नॉवेल भी तो था ही। इन लोगों ने राहुल की जिंदगी में नफरत घोलने की और दिक्कतें पैदा करने की कई बार कोशिश की। ऐसे माहौल में भी राहुल हमेशा वही बनकर रहा है जो वो सच में है, और हर बार उसके गाने में इतनी ही सच्चाई होती है, इतना ही अपनापन होता है, इतना ही दर्द, इतना ही प्यार होता है कि उससे यही समझ आता है कि राहुल सच में इंसानी तौर पर कैसा है। एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व। सबसे ज्यादा लोगों को जो पसंद आया वो थी गाने की एंडिंग, उस गाने की हार्मनी, उस गाने के लिरिक्स। एक तरह से कहा जाए तो गाने में राहुल यही कह रहा था कि चाहे दुनिया बदले लेकिन हमें नहीं बदलना है। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी नहीं बदलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं तो अपने टैलेंट पर भी डाउट करने लगता हूँ, पर क्या कोई इस चीज को समझ सकता है? नहीं। पर फिर भी इस मुश्किल भरे रास्ते में मुझे खुद को ताकत देनी है, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रिक गिटार और ड्रम की आवाज एकदम से आई और ऑडियंस को ऐसा लगा कि एक बड़ा सा पत्थर एक शांत सी नदी में फेंक दिया गया हो। उस वक्त ऐसा लगा कि उस नदी में एकदम से भूचाल सा आ गया हो। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर घूम रहा है तो कोई इधर। सब उस पल में खो से गए थे। ये एक ऐसा पल था जहां पर यह समझ में आया कि राहुल अपनी ऑडियंस को शांति भरा प्यार तो दे सकता है, साथ ही साथ वो उनको अपने कदमों पर झूमने पर भी मजबूर कर सकता है। सब एकदम खो से गए थे और बहुत खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां स्टेडियम में बहुत सारे लोग नहीं हैं, बल्कि एक सोल है जो एक साथ नाच रही है।
सब एक दूसरे में मर्ज हो गए थे। राहुल की आवाज में ऐसी ताकत थी जो कि सबको एक कर देती है। ऐसा हो पाना काफी मुश्किल होता है, पर राहुल उन कुछ चुनिंदा लोगों में से था जिसके अंदर वो ताकत, वो प्यार और वो हुनर है जिसके लिए ये करना मुमकिन था। उसको पता था कि लोग उसे पसंद करें या ना करें, उसे अपने काम से प्यार है और उसे अपने हुनर पर भरोसा है। उसने वही किया जो उसको सबसे सही लगा, और जब भी कोई कुछ भी अपने दिल से करता है ना, तो उसका असर एक पर नहीं, लाखों पर होता है। वही असर राहुल लोगों के दिलों पर करता है। जो लोग उसको हमेशा दिक्कतों में फंसाते हैं या उसकी लाइफ में कठिनाई लाते हैं, वो भी जानते हैं कि राहुल क्या है और वो क्या कर सकता है। आज इस पल में राहुल ने वही किया जो कि उसको सबसे सही लगा। उसकी इस ताकत ने कई लोगों के दिलों में घर कर दिया। ऑडियंस में मौजूद एक एक इंसान राहुल को भगवान के तौर पर देख रहा था। उस वक्त ऐसा कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, और नामुमकिन को मुमकिन करना ही राहुल का तरीका है। एक पल को जैसे ही राहुल ने गाना बंद किया, लोगों की आंखें खुली, और जब उनको ये महसूस हुआ कि राहुल अब गा नहीं रहा है, तो उनसे रुका नहीं गया और सब एक साथ चिल्लाने लग गए, हमें और गाने सुनने हैं, एक और, प्लीज एक और, एक और। पूरा स्टेडियम लोगों की आवाज से गूंज उठा था। ऑडियंस पागल हो चुके थे। सब पर राहुल का जादू चल चुका था। स्टेडियम में मौजूद एक एक इंसान, चाहे वो ऑडियंस थी या फिर गेस्ट, जो कि रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आए थे, सब अपनी सीट से खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे और राहुल की जय जयकार लगाने लग गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि राहुल ऐसा कुछ भी कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि सबकी स्पिरिट जाग चुकी है। बहुत ही चौंकाने वाला मंजर दिख रहा था। उस टाइम पर ऑडिटोरियम में सब पागल हो गए थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, सब राहुल की तारीफों के पुल बांध रहे थे। यहाँ तक कि गेस्ट भी शॉक्ड थे। सबको समझ आ गया था कि राहुल को बुलाना उनके लिए कितना ज्यादा अच्छा रहा है। राहुल, राहुल, राहुल। पूरे स्टेडियम में केवल राहुल की आवाज थी। राहुल के नाम के नारे लग रहे थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, हमें राहुल को और सुनना है, एक और गाना हो जाए प्लीज, एक और गाना हो जाए। राहुल ने हमेशा की तरह इस बार भी ऑडियंस पर अपना जादू काफी अच्छे से बिखेरा था। किसी का भी राहुल के अलावा किसी और को सुनने का मन ही नहीं था। पर फिर भी राहुल के जाने के बाद एक के बाद एक नए सिंगर परफॉर्म करने के लिए आते गए, जैसा कि वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप ने अरेंज किया था। पर अब जब होस्ट ने लोगों का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया था, तो उसे समझ में आ गया था कि अगर स्टेज और ऑडियंस की सिटिंग की डिस्टेंस में 30 मीटर की दूरी ना होती, तो लोग शायद स्टेज पर कुछ ना कुछ फेंकना शुरू कर चुके होते, क्योंकि लोगों को किसी और को नहीं सुनना था। उन्हें तो बस राहुल चाहिए था। सबको केवल और केवल राहुल को ही सुनना था। इस बात से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा था कि राहुल की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और अगर राहुल को दिक्कत देने वालों की कमी नहीं है, तो उसके चाहने वाले लोगों की कमी तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उसके चाहने वाले उसको परेशान करने वाले लोगों से ज्यादा ही हैं। और ये सब राहुल की अच्छाई है, क्योंकि राहुल न केवल ही एक अच्छा सिंगर और राइटर है, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है, और उसकी इंसानियत उसके निभाए हुए सभी रोल से कहीं ज्यादा ऊपर है और कहीं ज्यादा अच्छी है। एक आर्टिस्ट की अच्छाई उसके काम में तभी होती है जब वो अच्छा इंसान होता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छी आर्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि राहुल अच्छे से करता है, जो कि राहुल को करना अच्छे से आता है, जो कि राहुल ने अच्छे से किया भी है। ऑडिटोरियम में बैठी हुई ऑडियंस और गेस्ट राहुल को देखकर ऐसे ही पागल नहीं हुए थे। उस ऑडिटोरियम में राहुल ने लोगों पर जादू ऐसे नहीं किया था। रवि वर्मा को भी समझ में आ गया था कि राहुल को बुलाना उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा रहा और कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा। रवि वर्मा कभी भी राहुल का ये एहसान नहीं भूलेगा। क्या रवि वर्मा राहुल को वापस गाने के लिए बोलेंगे? क्या ऑडियंस राहुल का वापस ना आना सह पाएगी? आखिरकार कपिल यहाँ पर क्यों आया है? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 33 साल का लड़का रोहित हरजाई ऑरेंज लाइट मीडिया का एक कलाकार है। टैलेंट शो में कदम रखने के बाद उसने कम से कम 7 एल्बम तैयार किए थे। इतने एल्बम तैयार करने के बाद उसे एक फेमस सिंगर भी कहा जा सकता है। रोहित हरजाई ने अपने मन में सोचा, आखिर 8 साल की कड़ी मेहनत और ऑरेंज लाइट मीडिया की पब्लिसिटी ने मुझे एक पॉपुलर सिंगर बना ही दिया। रोहित हरजाई मशहूर होने के साथ ही धीरे धीरे वो एक बड़ा नाम भी बन गया था। इस बार जब वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप ने रोहित हरजाई को भी इनवाइट किया, तो उसने उन्हें सीधे 80,000 रुपए देने की पेशकश कर दी, और वर्मा रियल एस्टेट ग्रुप ने भी ये कीमत देने से इनकार नहीं किया था, क्योंकि अभी धीरे धीरे रोहित फेमस होता जा रहा है, और अगर वो यहाँ पर आता है तो वो भी अपने साथ बहुत सी ऑडियंस लाता है, और वो लाया भी है। वहीं मंच के पीछे प्रिपरेशन रूम की दीवार पर लटकी स्क्रीन से
स्टेडियम में दर्शकों को राहुल की परफॉर्मेंस के बाद एक्साइटेड होता हुआ देखकर बाकी स्टार्स के मन में तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन रोहित हरजाई का चेहरा नीला पड़ गया है। ये राहुल, ये हर जगह कैसे आ जाता है? रोहित हरजाई ने ये कहते हुए अपने दांत पीस लिए। भाई जी चिंता मत करो, क्योंकि वर्मा ग्रुप ने तुम्हें इनवाइट किया है, इसीलिए ऑडियंस तुम्हें मंच पर आने देगी। रोहित हरजाई के बगल में लगभग 30 साल का एक मोटा आदमी खड़ा है। वो जैसे ही बोलता है उसके सफेद गाल और आंखें सिकुड़ जाती हैं। रोहित हरजाई ने कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन तुम मेरे मैनेजर मेरे पीछे पड़ गए थे और तुमने मुझसे बिना पूछे पैसे ले लिए थे। अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम बोल रहे हो वो मुझे परफॉर्म नहीं करने देंगे। वाह। उसका मैनेजर उसे समझाता है, रोहित मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, थोड़ा बात को समझा करो। हमें आज रवि वर्मा मनचाहा पैसा दे रहा है, हमने उसे जो बोला वो वही पैसा हमको दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर आए हैं और हमने परफॉर्मेंस नहीं भी की तो भी हमारा क्या ही नुकसान है? पैसे तो वो हमें पहले ही दे चुका है, तुम चिंता मत करो। नहीं होगा परफॉर्मेंस तो ना सही। रोहित मैनेजर को गुस्से से देखता है और कहता है, बात परफॉर्मेंस की नहीं है दोस्त, बात है मेरी इज्जत की। कल को यहाँ के बारे में लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि उस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बहुत से लोग आए थे, पर राहुल के अलावा लोगों ने किसी और को परफॉर्म ही नहीं करने दिया। पूरी दुनिया बोलेगी कि वहां रोहित हरजाई भी आया था, लेकिन स्टेज पर उसे नहीं आने दिया। हाँ बात तुम्हारी भी सही है, लेकिन चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं रवि वर्मा से और पैसे मांग लूंगा। उसका मैनेजर खुश होकर कहता है। लेकिन रोहित उसकी बात से खुश नहीं होता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम मैनेजर्स को पैसे के अलावा कुछ और नहीं दिखता ना? तुम लोग बस पैसे को ही देखते हो, कला से तुम्हें कोई मतलब नहीं होता है ना? उसका मैनेजर कुछ नहीं कहता है, वो बस मुंह नीचे करके खड़ा हो जाता है। तभी वहां स्टेज पर इस प्रोग्राम की होस्टिंग करने वाला होस्ट अब हड़बड़ाहट में है। वो इतने सालों से बड़े पैमाने की पार्टियों और यहाँ तक कि चैरिटी म्यूजिक प्रोग्राम को भी होस्ट कर चुका है, लेकिन वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहा है कि ऑडियंस इस कदर किसी आर्टिस्ट के पीछे पड़ गई हो। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे ये सिचुएशन संभालने में राहुल की हेल्प लेनी ही होगी। वैसे भी राहुल अभी भी स्टेज से नीचे नहीं उतरा है। राहुल ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, इस सिचुएशन को ठीक करने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अपना सिर हिलाते हुए राहुल आगे बढ़ा, होस्ट के हाथ से माइक लिया, फिर दर्शकों से बोलने लगा, डियर फ्रेंड्स प्लीज मेरी बात सुने। राहुल को स्टेज के बीच में वापस आता देखकर उत्साहित ऑडियंस धीरे धीरे शांत हो गई। जब होस्ट ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गया। दोस्तों, मैं आज यहाँ वर्मा होटल की ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ कोई अपना म्यूजिक प्रोग्राम या म्यूजिक कॉन्सर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। राहुल ने पूरे स्टेडियम को देखा और फिर कहा, मैं तो अपना एक परफॉर्मेंस देकर वापस स्टेज से नीचे उतरने का सोच कर आया था, लेकिन आप सब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, इसीलिए अब मैं आप लोगों को निराश नहीं कर सकता। तो लीजिए अगला गाना। उम्मीद से भरे दर्शकों की आंखों में देखकर राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त अरमान भी यहाँ स्टेज पर आएं और गाना गाएं। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि अरमान यहाँ पर आकर मेरे साथ गाना गाएं? हाँ, बेशक दर्शक सहमत थे। जब तक राहुल एक और गाना गाने को तैयार है तब तक सब लोग खुश हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ गाता है। इसके अलावा अरमान भी आखिरकार एक फेमस सिंगर है, दोनों का साथ में गाना गाना अच्छा होगा। मंच के पीछे सब अरमान को देख रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल उसे भी स्टेज पर बुला लेगा। मैंने उस पर गाना लिखने के लिए प्रेशर डाला था ना, ये लड़का उसका बदला ले रहा है, अरमान ने हंसते हुए कहा। जब अरमान चेहरे पर मुस्कान के साथ स्टेज पर आया तो स्टेडियम में एक बार फिर से तालियां गूंज उठे। मेरे दोस्तों, मेरा गाना जिसका नाम है प्यार की वजह, आप सभी ने इस गाने को सुना ही होगा, ये आज आपके लिए है। राहुल ने एक नजर अरमान पर डाली और कहा, मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही गाएगा। जैसे ही उनकी आवाज निकलनी शुरू हुई वैसे ही पियानो का म्यूजिक स्टेडियम के चारों ओर फैल गया। राहुल और अरमान एक दूसरे के साथ सुर और ताल मिलाए जा रहे थे। ऐसा कॉम्बिनेशन आज तक नहीं सुना गया था। वो दोनों शब्दों के एहसास में डूबकर गाना गा रहे थे। इस लव सॉन्ग को सुनते हुए पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो चुका था। 15,000 लोगों की भीड़ में से कोई भी एक आवाज भी नहीं निकाल रहा था और सब लोग इन दोनों के गाने को बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल और अरमान भारत के दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिंगर हैं। लोग उन दोनों के साथ की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और लोग उनके लिए पागल हुए जा रहे थे। धीरे धीरे पूरा स्टेडियम उनके साथ सुर में ताल मिलाकर गाना गाने लगा। जैसे ही गाना खत्म हुआ पूरा स्टेडियम बिल्कुल हैरान हो गया। वैसे ही गाना प्यार की वजह पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन राहुल और अरमान ने पहली बार साथ गाकर इसमें 4 चांद और लगा दिए थे।
थैंक यू सो मच एवरीवन, और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गाना खत्म होने के बाद सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि वहां बैठी ऑडियंस अरमान के लिए भी जोर जोर से तालियां बजा रही थी। अरमान भी उन्हें ऐसे देखकर हैरान था, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ उसकी तरफ उत्साह से देख रहे थे। ये उसने पहली बार देखा था। रिबन कटिंग सेरेमनी में लोग राहुल के 2 गाने सुनकर काफी ज्यादा खुश हैं। स्टेज के पीछे रवि वर्मा अभी भी राहुल का इंतजार कर रहा है। राहुल और अरमान को एक साथ देखकर रवि वर्मा सामने आता है और कहता है, राहुल शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की। अरे रवि वर्मा सर, आप तो ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं। आखिर इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? राहुल ने आगे कहा, मेरी परफॉर्मेंस को यहाँ इतने सारे लोगों के सामने करवाने के लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें आपको थैंक यू नहीं कहना चाहिए। जैसे ही राहुल ने बोलना बंद किया, उसके पीछे से एक नौजवान की आवाज आई। तभी रवि वर्मा के पीछे से उनका बेटा कपिल वर्मा बाहर निकलता है। क्या कपिल तुम ही हो? कपिल वर्मा को देखकर राहुल को वो पिक्चर याद आ गई जो उसे रवि वर्मा ने दिखाई थी। रवि वर्मा ने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, जी हाँ कपिल, तुम तो बड़ी समझदार हो ना। तुम्हें मम्मा ने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे मिलते हैं? चलो राहुल अंकल से अच्छे से मिलो। रवि वर्मा की बातें सुनकर राहुल के माथे पर 2 लाइन खिंच गईं। राहुल अंकल? रवि जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके बेटे से महज 5 से 6 साल ही बड़ा हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि वो मुझे अंकल बुलाए? कपिल भी शर्मा गया कि क्या वो इतना छोटा है कि वो उम्र में अपने से थोड़े से बड़े इंसान को ही अंकल बुलाए। राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं कपिल, तुम मुझे सिर्फ राहुल भैया बोलो, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। कपिल भी हंसने लगा। उसने तुरंत अपने बैग में से एक नोटबुक और एक पेन निकाला और उसे राहुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, राहुल भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? क्यों नहीं? राहुल ने कपिल वर्मा के हाथों से नोटबुक और पेन लिया और उस पर ऑटोग्राफ दे दिया। राहुल भैया, अब आप अपना अगला एल्बम कब निकालेंगे और आपका अगला म्यूजिक कॉन्सर्ट कब होगा? राहुल को सिर झुकाकर सिग्नेचर करता हुआ देखकर कपिल ने उससे कहा, आपने शुरू से लेकर अब तक जितने भी गाने गाए हैं उनमें 2 एल्बम्स तो बन ही सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके पास अपने एल्बम को लेकर कोई और आइडिया है? अभी राहुल की पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा है, उस हिसाब से उसने अभी तक इतने पैसे तो बना ही लिए हैं कि अब वो अपनी खुद की भी एक एल्बम निकाल सकता है। वैसे तो राहुल बहुत फेमस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर। अगर उसे और भी ज्यादा फेमस होना है तो उसे अपने गाने हर किसी तक पहुंचाने होंगे, और इसके लिए उसे अपने गानों की एल्बम निकालनी होगी जो कि ना सिर्फ इंटरनेट पर हो, पर इसके साथ साथ हर जगह सीडी में या कैसेट में या पेन ड्राइव में भी बिके, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सी ऐसी जनता है जो कि इंटरनेट पर ये सब देख नहीं सकती है। वहां खड़े खड़े मौका देखकर अरमान ने भी राहुल से पूछ लिया, राहुल, तुमने अभी तक सिर्फ पांडा म्यूजिक में ही अपने 10 गाने रिलीज किए हैं, आखिर तुमने अभी तक अपना एक भी एल्बम क्यों नहीं बनाया है? क्या तुम डरते हो कि तुम्हारे एल्बम की बिक्री नहीं होगी? राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं डरपोक हूं? अरे भाई, अगर नहीं हो तो फिर अपना एल्बम रिलीज क्यों नहीं करते? अरमान ने फिर से पूछा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा परेशानी लगती है। मुझे लगता है कि टीवीलॉजी और पांडा म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म अब तक सही हैं, और मुझे मेरे फैंस गाने एल्बम में रिलीज किए बिना भी सुन सकते हैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे तुम अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो रहे हो? अरमान को समझ नहीं आया। राहुल ने बेफिक्र होते हुए कहा, कितना ही नुकसान होगा, और कॉन्सर्ट तो मैं करता ही हूँ। अगर उससे भी नहीं होगा तो न्यू ईयर के पहले एक बार कॉन्सर्ट और कर लेंगे। राहुल की बात सुनकर अरमान स्पीचलेस हो गया। एक गायक अपना जीवन गाना गाकर बिताता है। उसके गानों की कॉपीराइट के अलावा उसे कमर्शियल परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट और अलग अलग शोज से पैसे मिलते हैं। अब जब राहुल अपनी एल्बम के बारे में सोच भी नहीं रहा है तो वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान में डाल रहा है। अरमान की तुलना में कपिल वर्मा राहुल के लिए ज्यादा परेशान है। वो अपनी आंखें बड़ी करके राहुल से पूछता है, राहुल भैया, क्या आप सीरियस हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में एल्बम नहीं निकालना चाहते? उसे भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने राहुल को परेशान किए बिना उससे नॉर्मल तरीके से पूछा। राहुल अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सर्ट पर ही ध्यान देगा। कपिल वर्मा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई हाँ, मैं इस मामले में झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे एल्बम बनाना चाहिए। तो अब मैं अपनी कंपनी और स्टूडियो से कहूंगा इस मामले के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे, और मैं जैसे ही अपनी टीवी शो की शूटिंग खत्म करूंगा मैं इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। दरअसल मेरे टीवी शो शर्मा जी के बेटे और बहुएं की शूटिंग अब शुरू होने वाली है। आज महीने की 25 तारीख है, और जहाँ शूट होना है वो अपार्टमेंट कुछ दिनों में रिनोवेट होंगे, तो फिर अगले महीने की 1 तारीख से हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे।
इस शो की शूटिंग, प्रोडक्शन और पब्लिसिटी में लगभग 2 महीने लग जाएंगे और ये 2024 के न्यू ईयर को रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगा। कपिल वर्मा राहुल की बात सुनकर एक्साइटेड हो गया और उसने कहा, ये बढ़िया है, मैं अभी जाकर ये खबर समीरा को सुनाता हूँ। किसे? राहुल थोड़ा हैरान हो गया। समीरा, वो आपके फैन ग्रुप की हेड है, कपिल ने कहा। ओ हाँ, मुझे याद आया, देखा था मैंने। वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है। राहुल इस लड़की को छोटे से चेहरे और लंबे बालों के साथ इमेजिन कर रहा था। जब से राहुल का लव स्टूडियो खुला है, तब से राहुल ने अपने फैन ग्रुप के हर फैन को इनवाइट किया है। सबका ध्यान रखने के लिए राहुल ने ग्रुप के हेड और डिप्टी हेड को भी इनवाइट किया। राहुल ने कहा, पर यह खबर उन्हें अभी मत देना, मेरा शो कब रिलीज होगा ये खबर मैं खुद अनाउंस कर लूंगा। ये राहुल का आइडिया था कि कॉन्सर्ट को बाद में किया जाए। क्या पता, हो सकता है कि आइडिया पूरे तरीके से खत्म भी हो जाए। इसीलिए फैंस को उम्मीद देने से अच्छा है कि उन्हें सरप्राइज ही दिया जाए। तो ठीक है, कपिल वर्मा ने हामी भरी और जवाब दिया। क्या राहुल अपने फैंस के लिए बाद में फिर से कॉन्सर्ट करेगा? क्या राहुल फ्यूचर में एल्बम रिलीज करेगा? और राहुल अपनी हर चीज अपने फैंस से क्यों छिपाना चाहता है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल वर्मा होटल की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंच चुका था। रिबन कटिंग सेरेमनी लगभग दोपहर 12 बजे तक चली। सेरेमनी खत्म होने के बाद ऑडियंस चली गई। शो के होस्ट ने होटल के स्टाफ को कहा कि वो सभी स्टार्स और मेहमानों को खाना खाने के लिए बुला लें। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस होटल की सर्विस और खाना बहुत ही पॉपुलर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। राहुल उनके खाने से बहुत खुश था। उसे होटल का खाना बहुत बेहतरीन लगा। जब तक राहुल घर आया तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। राहुल बहुत थक गया था। जैसे ही राहुल घर के अंदर घुसा तो घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अंकल शैलू का चेहरा बहुत चिढ़ा हुआ दिख रहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब लोग इस तरह से खड़े क्यों हैं? और अंकल, आप क्या कर रहे हैं? राहुल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सारी मुसीबत की जड़ ये लड़की है, मैं इस पर नाराज हूँ। अंकल शैलू ने गुस्से से कहा। क्या इस लड़की ने तुम्हारे साथ कल कोई पिक्चर ली थी? इसने वो फोटो अपने क्लास के बच्चों के ग्रुप पर सेंड कर दी है। इन बच्चों को प्राइवेसी का मतलब शायद पता नहीं था और उन्होंने वो फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। अब इस लड़की की फोटो पूरे इंटरनेट पर फैल गई है और मैं इससे पूछ रहा हूँ, पर ये बुत बनकर खड़ी हुई है। अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? अंकल शैलू ने चिल्लाते हुए कहा। शैलू की आवाज तेज होते ही सपना डर के मारे कांप रही थी। सपना ने धीरे से राहुल की तरफ देखा और कपकपाती हुई आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरा फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कब से पूछे जा रहा हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अंकल की आवाज और तेज हो गई थी। राहुल ने अंकल की तरफ रिलैक्स रहने का इशारा किया। मुझे सोचने दीजिए कि इसमें क्या हो सकता है, आप गुस्सा ठंडा कीजिए, वो बच्ची है, उस पर इस तरह से मत चिल्लाइए, राहुल ने अंकल को समझाते हुए कहा। राहुल ने लैपटॉप ऑन किया और उस पर माइक्रो ब्लॉग ओपन किया। राहुल जैसे ही माइक्रो ब्लॉग के होम पेज पर गया तो लगातार मैसेजेस की टोन बजने लगी। राहुल ने सीधे हॉट सर्च लिस्ट चेक की तो वो हैरान रह गया। पहला टॉप सर्च था, मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, वो कई बार स्विमिंग चैंपियन रह चुका है। दूसरा टॉप सर्च था, राहुल ने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा टॉप सर्च, फेमस सिंगर राइटर के फैमिली बैकग्राउंड का पता चल गया है। राहुल की फैमिली बहुत बड़ी है और वो 7 भाई बहन हैं। राहुल पहली 2 सर्च देखकर हैरान था, क्योंकि ना तो कभी उसने गोल्ड मेडल जीता है और वो ना ही स्विमिंग में चैंपियन रहा है। पहले 2 सर्च देखकर राहुल खुश हुआ। राहुल लैपटॉप देखते हुए स्माइल कर रहा था। फिर अगली पोस्ट वो फोटो थी जिसमें राहुल और सपना ने सेल्फी ली थी। ये फोटो डाइनिंग टेबल पर बैठकर लिया गया था, जिसमें राहुल ने सामने नॉटी फेस बना रखा था और सपना हंस रही थी। उन दोनों के पीछे पूरी फैमिली बैठी हुई खाना खा रही थी। नीचे एक लड़के का कमेंट था जो कि सपना की ही क्लास का था। हमें राहुल के परिवार का इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इस फोटो में साफ दिख रहा है राहुल की फैमिली बहुत बड़ी है और पीछे सफेद बालों वाले अंकल राहुल के दादाजी होंगे। हालांकि यूजर्स को उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी ये सच है कि लोगों को स्टार्स या फिर बड़े लोगों की लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगता है। वो हमेशा स्टार्स की लाइफ को लेकर क्यूरियस रहते हैं। राहुल तो बहुत बड़ा स्टार है, तो लोग उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जब उन्हें राहुल के परिवार की डिटेल मिली है तो सब में खलबली मच गई है। राहुल के परिवार की फोटो पर लोग जो मन में आए वो कमेंट करे जा रहे थे। एक यूजर ने लिखा, आखिरकार हमने पता लगा ही लिया कि राहुल चुरू से है और हमें गर्व है, ये सुपरस्टार हमारे शहर से है।
दूसरे यूजर ने लिखा, राहुल का पूरा परिवार मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, ये कमाल की बात है, परिवार में सब डॉक्टर हैं और ये एक्टर बन गया। तीसरे ने लिखा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे राहुल के घर का पता बता दे, मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना है। चौथे ने लिखा, राहुल एक छोटे शहर से है, छोटे शहर के लड़के ने इतना बड़ा नाम किया है, ये घर की बात है। यूजर्स राहुल की पूरी पहचान सामने आने के बाद पागल हुए जा रहे थे। जो लोग शुरू में थे वो राहुल के साथ साथ उसके परिवार का भी ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। कमेंट्स पढ़ते हुए राहुल मुस्कुरा रहा था। वैसे राहुल को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ डरने की बात है, पर उसे इस बात का डर लगा कि परिवार या रिश्तेदारों को इससे कहीं कोई परेशानी ना हो। कुछ समय पहले एक फेमस एक्टर के साथ ऐसा ही हुआ था। न सिर्फ उसकी प्राइवेसी खत्म हुई थी, बल्कि उसके परिवार को भी तकलीफ हुई थी। लोग ऑटोग्राफ के नाम पर उसके घर वालों को तंग करने लगे थे। यहाँ तक कि चोर और बुरे लोग भी उनके घर पर जाने लगे थे, जिससे परेशान होकर उस एक्टर ने घर पर लोहे की जालियां लगा दी थी। राहुल नहीं चाहता था कि उसका परिवार मुसीबत में पड़े। सपना सोच में डूबी हुई बैठी हुई थी। उसकी भौहें चढ़ी हुई थी और वो बहुत चिंता में थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब राहुल उसे डांटने वाला है और उसके क्लासमेट्स को सबक सिखाने वाला है। आंखों में आंसू भर के सपना राहुल से कहती है, मैंने सब बिगाड़ दिया, हमारी और आपकी लाइफ को सबके सामने ला दिया, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, पहले तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, मैं ये सब देख रहा हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या सोच रही हो? राहुल सपना को समझाता है, क्या आप मेरे क्लासमेट्स को जेल करवा देंगे? उनकी गलती नहीं थी, हम फोटो इंटरनेट पर नहीं डालना चाहते थे, हम सब तो सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हाथ जोड़ते हुए सपना कहती है, अरे मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को जेल भेजने वाला हूँ? राहुल ने कहा। सपना को समझाते हुए राहुल ने आगे कहा, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे डर है कि मेरे फैंस और कुछ यूजर्स तुम्हें और हमारे परिवार को परेशान कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा ये मैं नहीं जानती थी और मैं परिवार को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, सपना ने घबराते हुए कहा। अंकल शैलू जो बहुत देर से चुप थे, उन्होंने सपना को बहुत जोर से डांटते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? सपना अपने पापा की इतनी तेज आवाज सुनकर कांप जाती है और रोने लगती है। अरे बस, अब आप सपना को डराना बंद कीजिए, राहुल ने अंकल को समझाते हुए कहा। सपना की हालत देखकर राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, इस मैटर को मैं संभाल लूंगा, आप सपना को डांटना छोड़ दें, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने तो उसके अपने भाई के साथ फोटो लिया था। वो नहीं जानती थी कि उसके भाई के कुछ क्रेजी फैंस हैं जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब तुम क्या करोगे और ये सब कैसे रोकोगे? मैं तुम्हारी स्टार लाइफ के बारे में नहीं जानता, पर इससे मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। शैलू को सपना की चिंता हो रही थी। मुझे लगता है मुझे सीधे ही इसके बारे में बात करनी चाहिए। राहुल ने लैपटॉप पर माइक्रो ब्लॉग लिखना शुरू किया। कल मेरी और मेरी फैमिली की एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई है, जिसमें मेरी सारी फैमिली है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं चुरू का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली बड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी सीधी सादी फैमिली को परेशान नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी उन्हें तकलीफ देने की सोची भी तो मैं कानून की हेल्प लूंगा, और ये बात तय है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। स्टार्स वैसे तो सभी से प्यार से बात करते हैं, पर बात जब उनके परिवार की हो तो उन्हें सख्त होना पड़ता है। मैंने अपना माइक्रो ब्लॉग पोस्ट कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे फैंस इस बात को समझेंगे। राहुल ने अपने अंकल को कहा। बस इतना ही? तुम इस सब के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे? अंकल ने हैरानी से पूछा। राहुल अपनी आंखें घुमाता है और पूछता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है और हमें इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सब सेल्फ डिफेंस में माहिर हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इसके लिए इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस से हेल्प ले सकेंगे, अंकल ने थोड़ा शांत होते हुए कहा। सारे झमेले से निपटने के बाद राहुल पाम स्प्रिंग सोसाइटी में पहुंचता है, जहां 2 बड़े अपार्टमेंट्स उसने देखे हैं। सोसाइटी का एक आदमी राहुल का वेट कर रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आप ही का वेट कर रहा था, जनरल मैनेजर ने कहा, और वो राहुल को उस जगह का टूर करवाने के लिए ले गया। वहां इंटीरियर डिजाइनर भी मौजूद था, जिसे राहुल ने डेकोरेशन और इंटीरियर के लिए बुलाया था। वहां कंस्ट्रक्शन मास्टर भी मौजूद था। हमारी कंस्ट्रक्शन टीम दिन रात काम कर रही है, आपको अपार्टमेंट 5 दिन में मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। ये सब सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। सोसाइटी देखने के बाद राहुल पास ही बने होटल में चला गया, जहां पर उसके शो के सभी कास्ट और टीम ठहरी हुई थी। राहुल ने सबसे बात की और वो वहां से चला गया। राहुल ने होटल के पास ही ऑफिस स्टूडियो बनाने का सोचा है, जिससे उसे काम संभालने में परेशानी ना हो। 1 अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। राहुल आज जल्दी उठ के आए।
सुबह के एक्सरसाइज और नाश्ते के बाद राहुल और मिली सेट देखने के लिए निकल गए। आज स्टूडियो में उसका नया शो स्टार्ट होने जा रहा है। डायरेक्टर होने के नाते राहुल की जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है। मिली को लेकर वो बाकी की टीम से मिलने जाता है। राहुल और मिली स्टूडियो पहुंच गए थे। वहीं राहुल और मिली शो की टीम से मिले। राहुल ने कई न्यूज रिपोर्टर्स को भी इनवाइट किया हुआ था। राहुल, मिली, आ गए आप लोग? मैं आप ही का वेट कर रहा था, पलाश ने कहा। बहुत दिनों से गायब पलाश को देखकर राहुल बहुत खुश होता है। पलाश राहुल के गले मिलता है और कहता है, राहुल, मैं तुम्हें यहाँ की मैनेजमेंट टीम से मिलवाना चाहता हूँ। सब गोला बनाकर खड़े हो गए थे। बहुत सारे लोग राहुल को पहले से जानते थे। पलाश सभी से राहुल को मिलवा रहा था। एक साथ सबसे मिलकर राहुल कंफ्यूज हो गया था। उसे सबके नाम याद नहीं थे, पर वो सबसे मिलकर खुश हुआ और नए शो पर काम करने के लिए उसने बहुत जोश से सबसे कहा, अब हम सब मिलकर इस नए प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे। मुझे आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। चलो मिलकर इसे शुरू करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि आज से हमारा नया शो शुरू होने जा रहा है। आज हम शो का मुहूर्त करेंगे, राहुल खुशी से भरी आवाज में कहता है। सुबह 9 बजे राहुल कैमरे पर से लाल कपड़ा हटाता है और सब लोग तालियां बजाते हैं। सब कुछ होने के बाद रिपोर्टर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। शर्मा जी के बेटे और बहुएं के डायरेक्टर होने के नाते राहुल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने थे। मिस्टर राहुल, आप इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपके शो पर कोई असर पड़ेगा? मिस्टर राहुल, ये आपका पहला टीवी शो है, क्या इसमें आप भी एक्टिंग करने वाले हैं? पब्लिक को लग रहा है कि आपको सिर्फ सिंगिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये मेरा पहला टीवी शो है और मैं इसमें एक्टिंग भी करने जा रहा हूँ। मैंने अपने कॉलेज में एक्टिंग भी सीखी है और मैं अपने रोल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हूँ, राहुल ने विश्वास के साथ जवाब दिया। हमने सुना है कि ऑरेंज लाइट मीडिया भी एक शो बना रहा है, तो क्या ये आपके शो को टक्कर देने के लिए है? राहुल बहुत ही शांति से जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि हम में शो को लेकर कोई फाइट है। हम कॉमेडी और फैमिली ड्रामा लेकर आ रहे हैं और वो एक एक्शन शो ला रहे हैं, तो इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब और भी लोग हैं जो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो अब आप उनसे सवाल कर लीजिए, राहुल ने खड़े होते हुए कहा। अब सवालों के जवाब देने की बारी मिली और संकल्प की थी। सवालों की ये प्रोसेस लगभग 20 मिनट तक चली, फिर सभी रिपोर्टर्स को भेज दिया गया। शो की टीम लाइट और सेट लगाने में लगी हुई थी। आज शो का पहला सीन शूट होने वाला था। सवालों के जवाब देते हुए राहुल थक गया था। राहुल मिली के साथ कॉफी पीने चला गया। क्या सपना के फोटो अपलोड करने से राहुल के परिवार को कोई तकलीफ होने वाली है? क्या राहुल का शो बन पाएगा या अधूरा ही रह जाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फर्स्ट सीन के शुरुआत से लेकर लास्ट सीन के लास्ट शॉट तक 8 बज चुके थे। इतनी देर में कम से कम भी 50 शॉट्स लिए गए थे। राहुल के लिए इतना भी काफी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि राहुल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। जब तक राहुल ने दिन के खत्म होने की अनाउंसमेंट नहीं की, तब तक पूरा कास्ट और क्रू बहुत ही ज्यादा थक चुका था। उनको समझ में आ गया था कि राहुल की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और वो लोग उसकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए हैं। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रिलैक्स करने का भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनसे कोई भी गलती हुई तो उनको राहुल से डांट पड़ सकती है। अच्छी बात यह थी कि राहुल को चीजों के लिए लोगों को मनाना अच्छे से आता था। उसने अगर शूटिंग पर सभी से मेहनत करवाई है तो पैकअप होने के बाद उसने उन सबके साथ बैठकर ही डिनर किया। अभी वहां डिनर पर राहुल जिस तरह से सबसे बात कर रहा था, उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल उन सबके काम से खुश नहीं था। जब तक वो मिली के साथ घर पहुंचा तब तक रात के 11 बज चुके थे। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगा तो उन्होंने देखा कि लिविंग रूम की लाइट्स अभी भी चालू थी। मोहनलाल और सुमित्रा देवी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे और सोना से बातें कर रहे थे। देखने वाली बात तो ये थी कि मोहनलाल सोना के बहुत करीब आने लगे थे। ये हर दिन देखा जा सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। राहुल एक पिता होने के तौर पर अपने ही पिता से जलन महसूस करने लग गया था। मम्मी पापा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? राहुल जैसे ही घर में घुसा उसने उनसे पूछा। मोहनलाल ने अपना सिर झुकाया और बोला, तुमने तो मेरी पोती को परेशान नहीं किया ना? खाने के बाद से ही मेरी प्यारी बच्ची रोए जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किससे कैसे पूछा जाए, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम तो नहीं हो जिसने मेरी बेटी को परेशान किया है? क्या? राहुल और मिली इस बात को सुनकर चौंक गए थे। उन्होंने जैसे ये सुना, उन्होंने अपना सिर सोना की तरफ घुमाया, जो कि सुमित्रा देवी की गोद में बैठी रो रही थी। सोना का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं।
सोना को ऐसे देखकर मिली परेशान होकर सोना के पास गई और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सोना बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? राहुल भी सोना को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर उसे पता है कि उसका परिवार एक मेडिकल परिवार है। अगर सोना की तबीयत खराब होती तो अभी तक उसके दादा ने उसका इलाज कर दिया होता। मम्मी, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोना परेशान होकर बोली। सोना की बात सुनने के बाद ही मोहनलाल और सुमित्रा देवी ने परेशान होकर उससे पूछा, क्या हुआ सोना बेटा, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? क्या तुम्हें तुम्हारे दादा दादी पसंद नहीं है? क्या वो तुम्हें परेशान करते हैं? सोना ने अपना सिर हिलाया और बोला, दादा और दादी तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, पर मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ। दरअसल यहाँ आने से पहले राहुल और मिली ने सोना के स्कूल से उसकी 1 महीने की छुट्टियां ली थी। दूसरे बच्चों की बात की जाए तो वो दिन भर बस खेलना चाहते हैं या फिर घर पर रहना चाहते हैं, पर वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सोना इस मामले में काफी अलग निकली। अभी तक उसकी छुट्टी को 11 दिन ही हुए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोना इतनी जल्दी स्कूल वापस जाने की बात करेगी। राहुल और मिली एक दूसरे को देखते हैं और उनको अफसोस होता है कि उन्होंने सोना की खुशी की जरा सी भी परवाह नहीं की। सोना को देखने के बाद ये लगने लगा था कि उन्होंने केवल अपने शो की शूटिंग और अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आज से पहले राहुल के लिए हमेशा सोना के साथ रहना सबसे पहला काम रहा है, पर इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो जो सच में करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। मिली को भी ये सोचकर काफी बुरा लग रहा था। राहुल ने शो को शूट करना ये सोचकर शुरू किया था कि वो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी सोना को दे पाए, पर उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सोना को वैसी जिंदगी दे पा रहा है। सोना की बातों ने राहुल और मिली को जैसे चुप ही कर दिया हो। राहुल, क्यों ना मैं सोना को वापस लेकर चली जाती हूँ? काफी देर तक चुप रहने के बाद मिली ने कहा, तुम डायरेक्टर हो, क्रू तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाएगा, तो मैं सोना को लेकर वापस घर जाती हूँ और जब मेरा पार्ट आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मिली ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, क्योंकि देखा जाए तो शो में ऐसे भी सीन थे जहां पर सारी लीडिंग एक्ट्रेस को साथ में शूट करना है। अगर मिली वापस चली जाएगी तो उसे सारे सीन अकेले ही शूट करने पड़ेंगे। एक एक्टर के तौर पर भी ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि एक्टर के साथ शूट करना और अकेले शूट करना दोनों ही बहुत अलग चीज होती हैं। ये शूटिंग के तरीके को भी बहुत अफेक्ट करता है। राहुल ने कहा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी के लिए शूटिंग रोक देनी चाहिए और शूटिंग की लोकेशन अपने घर के पास रखनी चाहिए, ताकि हम वापस अपने घर डेली आ जा पाएं। राहुल को काफी पछतावा हो रहा था। अब केवल सोना की खुशी ही प्रायोरिटी थी और उसने सोचा कि बेटर यही होगा कि सोना की खुशी के लिए शूट को वापस से पुणे में किया जाए। मिली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुमने यहाँ पर शूट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और हमारे पुणे के पास ऐसी शूटिंग लोकेशन ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। सुमित्रा देवी राहुल और मिली को परेशान देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने कहा, राहुल, मिली, क्यों ना सोना को हम लोग यहाँ के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। ऐसे मैं और तुम्हारे पापा सोना को स्कूल ले भी जाया करेंगे और उसे स्कूल से ले भी आया करेंगे, और तुम दोनों भी इससे मिलने आते जाते रहोगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आइडिया सही है? क्यों? राहुल थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, पर मम्मी, प्लान के मुताबिक मेरे शो की शूटिंग केवल 3 महीने तक ही चलेगी और 3 महीने बाद हम वापस अपने घर चले जाएंगे। 3 महीने के लिए? सुमित्रा देवी का चेहरा एकदम उदास हो गया था। उनका बेटा, जो कि उनसे और उनके घर से 4 साल दूर रहा है और बस अभी ही आया है, वो उनके साथ केवल 3 महीने रहकर वापस चला जाने वाला है। सुमित्रा देवी और मोहनलाल को यह सोचकर काफी बुरा लगा। सुमित्रा देवी का दुखी चेहरा देखते ही राहुल जल्दी से उसके बगल में बैठ गया और उनको पकड़कर उनको अच्छा महसूस कराने की कोशिश करने लगा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ ना, आया हूँ कि नहीं, और आगे भी फ्यूचर में मैं घर आता ही रहूंगा आपसे मिलने के लिए, और वैसे भी पुणे से यहाँ तक की फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मोहनलाल ने एक दबी हुई आवाज में कहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने साथ रखना उतना आसान नहीं होता है जितना उनको बचपन में अपने पास रखना होता है। राहुल का अपना खुद का करियर है, हम उसके करियर के प्रोग्रेस में दिक्कतें नहीं ला सकते। मोहनलाल का मानना था कि एक आदमी को अपने करियर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कभी भी किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को एक इंसान के करियर में दिक्कतें पैदा नहीं करनी चाहिए। सुमित्रा देवी का चेहरा बहुत ही दुखी हो गया था। उन्होंने कहा, मुझे ये सारी बातें पता हैं, पर मैं बस खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मम्मी, अगर मैं यहाँ पर स्कूल में जाऊंगी तो क्या यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे होंगे? तभी ऐसा उदास माहौल देखकर सोना अचानक से सबकी तरफ देखकर बोलती है। मिली का मन भी उदास हो चुका था, पर सोना की बात सुनने के बाद उसने फाइनली खुद को संभाला और बोला, हाँ सोना,
यहाँ पर भी तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे और साथ ही साथ जब भी तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम उनके साथ खेलने उनके घर भी जा सकती हो। और मेरे जो वहां वाले घर के दोस्त हैं उनके साथ, क्या मैं उनसे फ्यूचर में कभी नहीं मिलूंगी? सोना के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। राहुल ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों नहीं मिलोगी? जरूर मिलोगी। जैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा का काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम लोग वापस घर चलेंगे और हम जैसे ही वहां पर जाएंगे तुम वापस से अपने दोस्तों से मिल सकती हो और स्कूल जा सकती हो। और फिर मेरे यहाँ के दोस्तों का क्या होगा? सोना काफी सोच में पड़ गई थी। तुम कहीं पर भी जा सकती हो। अगर तुमको यहाँ पर आना होगा तो तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ पर ले आएंगे और अगर तुमको वहां पर जाना होगा तो वहां पर ले जाएंगे। तुम्हें जब भी जहां रहने का मन होगा तुम तब तक वहां पर रह सकती हो। दोनों ही तुम्हारे घर हैं। राहुल ने सोना को बड़े ही घमंड से कहा। राहुल एक छोटे बच्चे की तरह सोना से बात करने लगा था, पर यह बात सच है कि बच्चे नई चीजें और नए दोस्तों को लेकर काफी खुश हो जाते हैं। अगर सोना यहाँ पर स्कूल जाएगी तो वो अच्छे दोस्त बना सकती है। राहुल की बात सुनने के बाद मोहनलाल और सुमित्रा देवी का चेहरा भी खिल गया था। उनके हिसाब से उनकी पोती काफी ज्यादा स्मार्ट है और ये सोचकर उनका दिल खुशी से भर गया था। अगर सोना यहाँ पर रुकती है तो उनसे ज्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता था। फिर ठीक है। सोना ये देखकर काफी खुश हो गई थी और उसने अपने आप को मना लिया था। मोहनलाल भी काफी खुश हो गए थे, पर उन्होंने अपनी खुशी अपने चेहरे पर ज्यादा बयां नहीं होने दी। राहुल ने तभी कहा, मैं कल ही जाऊंगा और सोना के स्कूल में एडमिशन के लिए सारे स्कूल देखना शुरू करूंगा। नहीं नहीं, इन सब कामों में तुम मत उलझो। ये काम कल मैं ही कर लूंगा। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। मैं कल खुद ये देख लूंगा और सब सेट कर दूंगा। मोहनलाल ने राहुल से कहा। थैंक यू पापा। राहुल ने मोहनलाल को एक मुस्कान के साथ थैंक यू कहा। अपने पापा को थैंक यू बोल रहे हो? सुमित्रा देवी ने राहुल को मुंह बनाकर बोला और फिर सोना के गाल खींचते हुए कहा, अब तो सोना खुश है ना कि नहीं? चलो अब तुम्हारी दादी तुम्हें नाइट ड्रेस पहना देती हैं, ठीक है? ठीक है। सोना मुस्कुराई और सुमित्रा देवी के साथ चली गई। अगले दिन राहुल सुबह जल्दी उठा। थोड़ा सा योगा करने के बाद वो मिली को लेकर उस होटल के लिए निकल गया जहां पर क्रू और कास्ट ठहरा हुआ था। जब तक वो लोग होटल पहुंचे तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। वहां पहुंचते ही राहुल ने शौनक को कहा और शौनक ने जल्दी से सभी एक्टर्स और स्टाफ के दरवाजे खटखटाए और उन्हें जगाया। चलो चलो, सब जल्दी जल्दी उठो। राहुल ने जल्दी से पूरे स्टाफ और सारे एक्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया। राहुल का सुबह सुबह सबको ऐसे जगह देना सबको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। राहुल ने सीधे सब पर चिल्लाकर कहा, मैं मिली के साथ लोकेशन की फोटोज लेने जा रहा हूँ। मैं अभी शौनक को ये जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि वो आप सबकी मीटिंग ले और आप सबको कल की सच्चाई बताए कि कल आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये सब बोलकर राहुल वहां से निकल गया। शौनक ने सब लोगों को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा था। इसी वजह से सारा क्रू और कास्ट डाइनिंग हॉल में आराम से आकर बैठ चुका था। यहाँ पर सबको इकट्ठा होने में ही लगभग 9 बज चुके थे। संकल्प, दूसरे एक्टर्स और मेन क्रू सब साथ ही साथ नाश्ता भी कर रहे थे। तभी शौनक अपनी आवाज तेज करके बोलना शुरू करता है। राहुल ने मुझसे कहा है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग काफी स्लो हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? राहुल ने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ अच्छा अच्छा अरेंज किया है, पर फिर भी हम लोग उसे वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं जो वो हमसे चाह रहा है। दरअसल शूटिंग के समय रोज ऐसा होता है। सुबह सुबह सारे लोग मीटिंग करके ही शूट शुरू करते हैं। शौनक का गुस्सा काफी तेज था। एक्टर्स और स्टाफ को ऐसे काम करता देख उसको काफी तेज गुस्सा आया और उसने सीधे मुंह पर बोल दिया। आखिर शौनक इस शो का डिप्टी डायरेक्टर है और उसने भी राहुल की हेल्प करने की ठानी है। इसीलिए उसने पूरे क्रू और कास्ट को अच्छे से समझाया कि अगर वो इस तरह से काम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो ना करें। जहां तक क्रू की बात थी तो वो शौनक को तो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर राहुल उनका सबसे बड़ा लीडर जरूर था। उनको राहुल से दिक्कत चाहे जितनी भी हो, पर वो सीधे मुंह राहुल से कुछ नहीं बोल सकते थे। शौनक की बात सुनने के बाद एकदम से पूरे डाइनिंग रूम में गहरा सन्नाटा हो गया था। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। क्या सोना अब यहीं स्कूल ज्वाइन कर लेगी? क्या राहुल की शूटिंग अच्छे से चल पाएगी? क्या राहुल अपने क्रू और कास्ट को टाइट कर पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल और मिली होटल में सारे एक्टर्स से मिलकर सीधे एक होटल में गए जहां पर पलाश पहुंचा हुआ था। पलाश के अचानक आ जाने से राहुल गुस्से में है और पलाश हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर राहुल को देख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि राहुल गुस्से में है। कुछ देर चुप रहने के बाद पलाश राहुल से कहता है, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, पर क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? अपने दोस्त से मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। राहुल कोई जवाब नहीं देता है।
वो चुपचाप कुर्सी पर बैठते हुए पलाश से मुंह फेर लेता है। पलाश उसके गुस्से को इग्नोर करता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मैं और ऋतु शादी कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मिली और राहुल पलाश की तरफ देखने लग जाते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो यार? ये खबर मैं तुम दोनों को फोन पर नहीं देना चाहता था। तुम मेरे लिए फैमिली से भी बढ़कर हो यार। मिली और राहुल अभी भी बस उसे एकटक देखे जा रहे थे। पलाश को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे, तो वो नकली मुस्कान के साथ उनसे पूछता है, तो क्या तुम दोनों अपने भाई की शादी में आने को तैयार हो? तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम शादी करने वाले हो? राहुल चौंक कर पूछता है। हाँ, तुमने सही सुना। मैं और ऋतु सालों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। हमने बहुत ही दर्द सहा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम दोनों अपनी बाकी लाइफ सुकून से बिताएं। अब हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी अलग नहीं होंगे। पलाश ने खुश होते हुए कहा। क्या तुम्हारा बेटा मिल गया है? क्या वो घर वापस आ गया है? और क्या वो ऋतु के पास है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कितना कुछ छुपा रहे हो मुझसे? राहुल ने बेसब्र होते हुए पूछा। दरअसल ऋतु ने पलाश से कहा था कि अगर पलाश अपने बेटे को घर वापस ले आता है तो ऋतु उसे एक मौका दे सकती है और वो फिर से पलाश के साथ जिंदगी बिता सकती है। इसीलिए राहुल को लगा कि अगर वो दोनों शादी कर रहे हैं तो उनका बेटा मिल गया होगा। पलाश अब थोड़ा सा उदास हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बहुत साल पहले शिवांश को बहुत छोटे गांव में बेच दिया गया था, जहां शिवांश भागकर एक बैलगाड़ी में छिप गया था। बैलगाड़ी में सब्जियां थीं और जिसके पीछे शिवांश छिपा हुआ था। बैलगाड़ी में शिवांश दूसरे शहर पहुंच गया। वहां लोकल अनाथालय के लोगों ने उसे पनाह दी। पुलिस ने सब पता किया है कि अनाथालय वालों ने वहां के लोकल न्यूज़पेपर में उसका फोटो भी दिया था, पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। अभी हम हमारे बेटे से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पुलिस को अभी कुछ वेरीफाई करना है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा और हमें हमारे ही बच्चे को अनाथालय से गोद लेना होगा, जिसके लिए हमारा शादीशुदा होना जरूरी है। इसीलिए हम जल्दी शादी कर रहे हैं ताकि हम हमारे बेटे को वापस ला सकें। लेकिन तुम्हारे बेटे का नाम तो लेखराज था ना? राहुल पूछता है। हाँ, मैंने उसका नाम लेखराज ही सोचा था, पर ऋतु को वो नाम पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो उसे शिवांश बुलाती है और अब मैं भी उसे शिवांश ही बुलाऊंगा। तभी मिली बीच में बोलती है, क्या राहुल तुम भी ये क्या पूछने लगे बीच में? छोटे नाजुक बच्चे ने इतना सब कुछ सहन किया है, हम उसकी मुश्किल लाइफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। शिवांश एक बहादुर और समझदार बच्चा था। अगर वो उस दिन नहीं भागता तो कौन जानता कि वो शायद जिंदा भी ना रहता। उसने कितने ही साल तक न जाने ही कितनी तकलीफें झेली होंगी। शिवांश 4 साल का था जब वो हमसे दूर हुआ था। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब हमने उसे याद नहीं किया। मुझे बहुत दुख है कि मैंने वो न्यूज़पेपर कैसे नहीं ढूंढ पाया जिसमें मेरे बेटे की फोटो छपी थी, पर अब जब वो मिल गया है तो मैं उसे दुनिया की सारी खुशी दूंगा। पलाश ने कहा, तुमने अपने बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश की है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। और अब अच्छी बात तो ये है कि अब तुमने उसे ढूंढ लिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों बाद तुम शिवांश को कैसे पहचानोगे? जब वो तुमसे दूर हुआ था तो वो बहुत छोटा था। क्या उसे तुम्हारा चेहरा याद होगा? जब उसने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तो वो बहुत छोटा था। राहुल ने सोचते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। क्या मैं मेरे अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है, मैं उसे देखते ही पहचान गया था। पलाश ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपने बेटे को पहचान पाओगे और क्या तुम उससे मिलकर आए हो? राहुल ने कहा। राहुल के सवाल पर पलाश ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों से कुछ नहीं छिपाना चाहता। अभी मैंने ऋतु को भी नहीं बताया। मैंने पुलिस की मदद से चुपचाप पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया है और वो हमारा ही बेटा है। क्या बात कर रहे हो? ऋतु को पता चला वो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देगी, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। मिली ने चौंक कर कहा, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसे बताया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और राहुल बेटा, तुम तो याद ही रखना, नहीं तो सारे कॉन्सर्ट्स में तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। पलाश ने राहुल से मजाक में कहा। क्या? तुम्हें कैसे पता? राहुल कॉन्सर्ट का नाम सुनकर चौंक जाता है। अरमान ने मुझे बताया कि तुम एक कॉन्सर्ट करना चाहते हो। पलाश ने राहुल को कहा। ओ हाँ, मैंने तुम्हें भी तो बताया था ना इसके बारे में, क्या तुम भूल गए हो? राहुल ने कहा। हाँ मुझे याद है, पर क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम एक कॉन्सर्ट कर सको? सारे बड़े स्टार्स को बुलाना इतना आसान नहीं है, हमें शो को भी पूरा टाइम देना है। तुम्हें समझना चाहिए, अभी बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पलाश ने राहुल को सलाह दी। ठीक है, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचता हूँ, राहुल ने कहा। वहीं होटल में आज की शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। होटल के रूम में शौनक, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, वो सारी क्रू को बुलाता है और सबको वापस जोश से भरता है। तो दोस्तों, हम आज का शूट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं आप सबको आज सुबह ही सब कुछ बता चुका हूँ, पर मैं फिर भी बोलूंगा कि आज हम सबको आपस में मिलकर
और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना है, जिससे शूट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम सभी को मिलकर काम करना है, शौनक ने जोश से कहा। शौनक एक नौजवान लड़का है जिसमें काम करने की बहुत ललक है। शौनक की बात सुनकर कैमरामैन अपने कैमरा लेने चले गए और प्रॉप्स ग्रुप अपने प्रॉप्स रखने के लिए चले गए। राहुल आज के शूट की शुरुआत पूजा पाठ से कराना चाहता है। अपार्टमेंट के बड़े कमरे में मंदिर का सेटअप किया गया था। 65 साल की एक आर्टिस्ट वहां तैयार हो रही है जिसका नाम रमा है। उन्होंने एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, काले सफेद बालों का एक जूड़ा बना हुआ है और फेस पर हल्का सा मेकअप किया हुआ है। राहुल के हाथ में टैबलेट है जिस पर वो सीन की सारी डिटेल लिख रहा है और उस सीनियर आर्टिस्ट को समझा रहा है। मैडम, आप समझ गई हैं ना कि आपको क्या करना है? आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही नेचुरल होने चाहिए। आप चिंता मत करिए सर, मैं पहले भी इस तरह के रोल कर चुकी हूँ, सीनियर आर्टिस्ट ने कहा। फिर ठीक है। वैसे राहुल को अपनी कास्टिंग टीम पर भरोसा है कि उन्होंने बेहतरीन आर्टिस्ट चुने हैं। क्या तुम सब तैयार हो? राहुल ने जोश भरी आवाज में पूछा। हम सब तैयार हैं, शौनक ने कहा। संदीप, क्या तुम तैयार हो? राहुल ने पूछा। संदीप राहुल के शो का कैमरामैन है जो ज्यादातर चुप रहता है, पर अपने काम को लेकर वो बहुत सीरियस है। आप लोगों को मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। बस आगे की शूट के लिए मुझे एक्स्ट्रा फिल्टर की जरूरत है जो कि कुछ देर में आ जाएंगे, संदीप ने कहा। ठीक है, राहुल ने कहा। शौनक ने राहुल से कहा, डायरेक्टर सर, लाइट्स रेडी हैं, लेंस भी सेट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। राहुल के पास डायरेक्शन का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। राहुल ने पढ़ाई जरूर की है, पर प्रैक्टिकल उसके लिए पहली बार था। उसे खुद पर भरोसा है, पर शौनक की राय राहुल के लिए जरूरी है। हाँ चलो, एक बार लाइट्स चेक कर लेते हैं। इतना कहकर राहुल और शौनक लाइट्स चेक करने चले गए। चलो, अब सब कुछ सेट है, हमें पहला सीन शूट करना है, राहुल ने कहा। अटेंशन, सब मेरी बात पर ध्यान दें, अपने वॉकी टॉकी ऑन रखो और शूट खत्म होने तक कांटेक्ट में बने रहो, शौनक ने कहा। फोटोग्राफी टीम रेडी है सर, लाइटिंग टीम तैयार है, रिकॉर्डिंग टीम तैयार है सर। सेट पर सब अपने काम को लेकर सीरियस हैं। राहुल ने माइक्रोफोन हाथ में लिया और कहा, सब एक्टर्स अपनी जगह ले लें। राहुल की आवाज सुनते ही एक्टर्स दौड़कर अपनी जगह पर खड़े हो गए। लाइटमैन ने मार्क सेट किया जिस पर रमा खड़ी होने वाली हैं। सीन 1, टेक 1, शॉट रेडी एंड एक्शन। आवाज आते ही शूटिंग शुरू हो गई। पहले सीन में रमा का क्लोजअप लगाया। उनकी आंखें बंद हैं, उनके हाथ में एक माला है और वो भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही हैं। पीछे से एक मोबाइल की आवाज से रमा का ध्यान टूटता है। ये क्या मुसीबत है, मैं जब भी ध्यान लगाती हूँ ये तभी बज उठता है। रमा बोलते हुए उठती हैं। रमा सोफे पर बैठकर फोन पर बात करने लगती हैं। सीन खत्म होने पर राहुल माइक्रोफोन उठाता है और स्टॉप कहता है। राहुल की आवाज सुनते ही पूरा क्रू चुप हो गया। सभी राहुल को देखने लगे और वो सभी कंफ्यूज हो रहे थे। क्या कोई प्रॉब्लम है? अभी तो हमने शूटिंग शुरू की है और आप स्टॉप कर रहे हैं। क्या लाइट और प्रॉप्स में कुछ तकलीफ है या रमा जी की परफॉर्मेंस में कुछ तकलीफ है? शौनक ने कहा। राहुल की आवाज सुनकर रमा घबरा गई। वो लगभग कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहाँ हुई। उनका चेहरा बहुत ही नर्वस दिख रहा था। राहुल की टोन इतनी सीरियस थी कि सब डर गए थे। मैडम, क्या आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? आप सीन की शुरुआत में ही गलत लाइंस बोल रही हैं और आपकी एनर्जी बहुत ही कम दिख रही है। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, राहुल ने कहा। रमा लगभग रोने वाली थी। राहुल की बात सुनकर बाकी आर्टिस्ट भी डर गए। मैं बहुत पहले ही आपको स्क्रिप्ट दे चुका था, क्या आपने वो ध्यान से नहीं पढ़ी? क्या आप सबने उसे नहीं पढ़ा है? राहुल ने हैरानी से कहा। राहुल ऐसा करना नहीं चाहता था, पर उसे सारी कास्ट को कस के रखना था ताकि आगे शूट में कोई लापरवाही ना हो। शौनक राहुल के पास जाता है और कान में कहता है, सर सॉरी, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। दरअसल आज शूट का दूसरा दिन है और आर्टिस्ट शूट के शुरुआती दिनों में थोड़ा डर कर ही काम करते हैं। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए आप इतनी टेंशन ले रहे हैं। मेरे पिछले प्रोजेक्ट में तो कभी कभी आर्टिस्ट को कास्ट करने के बाद उसे बदल दिया गया था क्योंकि वो कैमरे के सामने परफॉर्म ही नहीं कर पाए थे। तो आपको कूल डायरेक्टर बनना होगा। आप जितने शांत रहोगे, एक्टर्स उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। राहुल शौनक की बात ध्यान से सुनता है और समझ भी जाता है। शौनक की बात सुनकर राहुल खुश होता है कि शौनक जैसा समझदार लड़का उसकी टीम में है। सॉरी सर, मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? रमा ने दबी आवाज में कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। प्लीज एनर्जी बनाए रखें और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। याद रखिए, ये पहला सीन है और आपको ओपनिंग शॉट को बेहतर बनाना ही होगा। रमा राहुल की बातें सुनकर खुश हो गई और फिर से अच्छा एक्ट करने के लिए तैयार हो गई। सीन फिर से शुरू किया जा रहा है। लाइट, प्रॉप्स और कैमरा फिर से सेट किया गया है।
स्टार्ट बोलते ही रमा ने एक्टिंग शुरू की। इस बार उसके फेस पर ज्यादा सौम्यता थी। सोफे पर बैठकर रमा किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये हमारी पूजा का समय है? और वैसे भी दिन में क्या तुम्हारी प्रधानमंत्री से मीटिंग है जो तुम हमें सुबह सुबह फोन लगा रही हो? रमा जी फोन की दूसरी तरफ बात कर रही औरत के मजे लेते हुए कहती हैं। अच्छा, तो क्या वो लोग इसी शहर के हैं? वो लड़की मेरे पोते की बराबरी की है। हमें घर की बहू नहीं, अपने पोते की जीवन साथी चाहिए। रमा लगातार बोले जा रही है। हाँ हाँ, अब हम बुजुर्ग तो सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। बच्चों ने हमारी सुननी ही कब है? कोई मेरे कहने से मेरा पोता शादी के लिए हाँ थोड़ी कह देगा। मुझे तो न जाने कितने भगवानों को याद करना होगा उसे मनाने के लिए। रमा अपने मजाकिया अंदाज में कहती है। हाँ हाँ चलो भाई, रखो भी फोन। तुम्हारी मीटिंग जो होगी ना सरकार से, और हमें भी हमारे भगवान से तनिक दो चार बातें करनी है। रमा ने हंसते हुए फोन काट दिया। रमा अब काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। वो एक उम्दा कलाकार है, पर पहले शॉट में उन्हें नर्वसनेस हो गई थी, पर अब वो अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। कट। सीन खत्म होते होते रमा के डायलॉग और बॉडी मूवमेंट से सब हंस पड़े। बहुत खूब रमा जी, क्रू ने हंसते हुए ताली बजाई। राहुल का ध्यान अभी भी स्क्रीन पर था। सबके हंसने के बाद राहुल अपना सिर उठाता है। रमा राहुल की तरफ उम्मीद से देख रही थी। गुड जॉब, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। सेट पर सब बहुत खुश हो गए थे, जबकि पहले सब डर गए थे। राहुल के चेहरे पर स्माइल देखकर शौनक भी खुश हो गया था। वैसे मैं चाहता हूं कि सारे लाफ्टर रिकॉर्ड कर लिए जाएं, राहुल ने कहा। लाफ्टर रिकॉर्ड करें? सब हैरान हो गए। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हम शो के सीरियस शूट ही रिकॉर्ड करेंगे? अरे भाई, कुछ शॉट हमारी यादों के लिए भी तो होने चाहिए ना, राहुल ने कहा। हाँ, ये आइडिया सही है, संदीप ने कहा। अगला सीन शूट करने की तैयारी करो। सेट दादा, सेट चेंज करो। अब सीन डाइनिंग टेबल पर शूट करेंगे, राहुल कहता है। क्या राहुल शूटिंग के दौरान यूं ही गुस्सा होता रहेगा? क्या उसका शूट सही से हो पाएगा? क्या राहुल का शो हिट हो पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लंच ब्रेक, शौनक ने जोर से चिल्लाकर कहा। शौनक के ये कहते ही सभी क्रू मेंबर्स खाने के लिए चले गए। वहां जाकर राहुल ने सूप पीने के बाद सबसे कहा, देखिए, मेरी प्रोडक्शन टीम के सभी मेंबर्स को मैंने खुद ही चुना है, इसीलिए मैं जानता हूं कि आप सब में क्या क्या खासियत है, आप सब कितने कैपेबल हैं और आप लोगों की क्या शक्ति है। ये कहकर राहुल सोफे पर से खड़ा हुआ और उसने लंच के लिए मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखा। फिर आगे कहा, शायद अभी आपको ऐसा लगे कि जो डायरेक्टर यानी कि जो मैंने कहा वो बहुत ज्यादा था, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। एक टीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो ये कि हम सब मिलजुल कर काम करें और समय का ध्यान दें। चलिए, अभी जो हुआ सो हुआ, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चिंता नहीं करें राहुल सर, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक क्रू मेंबर ने कहा। राहुल सर, ये सब कुछ मेरी गलती है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, सीनियर एक्ट्रेस रमा जी ने बड़ी ही गंभीरता से कहा। इस वक्त राहुल काफी ज्यादा सीरियस था। वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि शूटिंग के शुरुआती दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि इतने सारे लोग पहली बार एक साथ काम कर रहे होते हैं। फिर राहुल उन्हें हौसला देता है और कहता है, चलो अब परेशान होने की बात नहीं है, हमें अब अच्छे से काम करने पर ध्यान देना है। पहले तो हम सबको लंच अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट कोई भी काम नहीं होता है। राहुल अब माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि अब यहाँ के आगे के जो भी शॉट बचे हैं उनको शौनक संभाले, ताकि मैं और मिली चुरू शहर के एयरपोर्ट जा सकें। वहां पर हम लोग नेक्स्ट शूट की तैयारियां करवाएंगे। तो शौनक, तब तक तुम बचे हुए सारे शॉट्स ले लेना, और हाँ, डाइनिंग टेबल वाले भी, ठीक है? राहुल सर, पर क्या आप सच में अभी जाना चाहते हैं? शौनक ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। दरअसल शौनक को डर था कि कहीं राहुल उसके शूट किए गए सीन से सेटिस्फाइड ना हो तो उसे कहीं फिर से शूट ना करना पड़े। मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी देर रुककर ये पूरा ही कर लेते तो हम सभी के लिए अच्छा होता। राहुल का पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से राहुल जो भी फैसला ले रहा है, शौनक को उसके फैसले पर शक हो रहा है। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कल को सारी गलती का ठीकरा उसी पर ना फोड़ दिया जाए, इसीलिए वो राहुल को वहीं रुकवाना चाहता है। राहुल ने हाथ हिलाया और कहा, नहीं शौनक, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है यार, तुम तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो, पर तुम ऐसा काम करोगे जिसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती हो, ठीक है? ठीक है, शौनक ने सीधा जवाब दिया। तो तुम ये सब करो और मेरा वहां जाना जरूरी है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत वाला सीन है, उसमें कार चेज है, एक्शन है, एकदम सस्पेंस से भरपूर।
वो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है सर, आप जाइए, मैं ये सब देखता हूँ और ये सब खत्म करके मैं जल्दी से जल्दी सबको लेकर आपके पास आने की कोशिश करता हूँ। शौनक जोश से भरा हुआ है। राहुल के घर की डाइनिंग टेबल पर सभी लोग लंच कर रहे थे और साथ ही साथ सोना के स्कूल जाने के बारे में बात कर रहे थे। क्या हमारे एरिया में कोई अच्छा बच्चों का स्कूल है? मोहनलाल ने खाते हुए पूछा। लंच टेबल पर साथ बैठे उसके भाई सुनील ने कहा, हाँ, हमारी बगल वाली रेड स्ट्रीट पर ही एक अच्छा स्कूल है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उसी स्कूल में भेजते हैं। वैसे वो स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, पर आप ही क्यों पूछ रहे हैं? किस बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में? मोहनलाल ने सिर हिलाते हुए सोना की तरफ देखा, जो उसके बगल में बैठे हुए गिलास से दूध पी रही थी, और कहा, सोना अभी यहीं स्कूल जाएगी। ये उम्र इसकी पढ़ाई करने की है, लेकिन यहाँ आकर इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए इसे यहाँ भी स्कूल जाना चाहिए। भैया, वैसे आप कह तो सही रहे हैं, पर सोना को यहाँ के स्कूल में क्यों भेजना? पुणे में तो उसका स्कूल होगा ही ना, तो वहां तो वो जाती होगी ना? मोहनलाल ने कहा। हाँ, जाती ही थी, और राहुल ने वहां से इसकी 1 महीने की छुट्टी ली है। पर कल हमें सोना ने कहा है कि वो स्कूल जाना चाहती है और वहां अपने दोस्त बनाना चाहती है। और वैसे भी राहुल का ये जो टीवी शो का शूट है वो कम से कम 3 महीने तक चलेगा, और तब तक सोना वहां अकेले वापस तो नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक के लिए सोना को यहाँ के स्कूल में एडमिट करवा दें। मोहनलाल के सबसे छोटे भाई शैलू ने हैरान होते हुए पूछा, क्या राहुल घर आने के बाद भी यहाँ नहीं रहेगा? वो फिर से वापस चला जाएगा? राहुल 4 साल तक अपने घर से बाहर रहा है, लेकिन अभी उसके आने के बाद सबको यही लग रहा था कि अब वो वापस नहीं जाएगा, और वो लोग चाह भी यही रहे थे कि अब वो लोग वापस ना जाएं। सुमित्रा ने कहा, नहीं, जैसे ही उसके टीवी शो का शूट खत्म हो जाएगा ये तीनों वापस चले जाएंगे। सुमित्रा की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही माहौल हो चुका था, सब लोग बिल्कुल चुप हैं। तभी रीना ने कहा, ठीक है भैया, मैं देखती हूँ, मेरे बहुत से स्कूल वालों के साथ अच्छी बातचीत है, मैं ये काम जल्दी करवाती हूँ। मोहनलाल ने सोना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। सोना, देखो तुम्हारी छोटी दादी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। सोना ने उन्हें देखा और कहा, थैंक यू छोटी दादी माँ। रीना सोना के गालों को चिकोटी काटती है और कहती है, अरे मेरा बच्चा, बेटा तुम मुझे थैंक यू क्यों बोलेगी? वैसे अभी तो ठीक है, पर आप मुझे छोटी दादी मत बोलो, आप मुझे रीना आंटी ही बोलना। तभी मजाक करते हुए शैलू बोलता है, लो देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रीना सीधे शैलू की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, क्या क्या कहा तुमने? बताओ तो क्या कहा? मैंने अच्छे से सुना नहीं। अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम सही कह रही हो, अभी तो तुम्हारी उम्र बस 50 साल ही है। शैलू की ये बात सुनते ही रीना एकदम से बिफर जाती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर हस्बैंड, आप अपनी उम्र मेरे ऊपर थोप रहे हैं। आपकी उम्र है 50 साल, मेरी उम्र है ओनली 48 ईयर्स। रीना की ये बात सुनते ही शैलू जोर जोर से हंसने लगता है। 48 तो ऐसे बोल रही है जैसे 20 साल की लड़की अपनी उम्र बता रही हो। रीना उसके हंसने की वजह से नाराज हो जाती है और सामने रखी लंच की प्लेट खिसका देती है। उसे गुस्सा होता देख स्वाति शैलू से कहती है, अरे क्या शैलू, खाने की टेबल पर कोई किसी को नाराज करता है क्या? अरे भाभी, पर मैंने क्या बोला? शैलू ऐसे बोलता है कि जैसे उसने सच में कुछ नहीं बोला हो। शैलू, अब बस। सुमित्रा देवी के सख्ती से कहते ही शैलू चुप हो जाता है। तभी किसी के लकड़ी टेक कर चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी सब लोग समझ जाते हैं कि राहुल के दादाजी विशंबर भी वहां पर आ रहे हैं। मोहनलाल अभी तक टेबल के सबसे बीच वाली चेयर पर बैठे हुए थे। उनके पिता के आते ही वो वहां से उठकर साइड की एक चेयर पर बैठ जाते हैं। विशंबर सिंह आकर साइड सेंटर वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके आते ही तीनों भुएं उठ जाती हैं और सीधे उनका खाना लगाने में लग जाती हैं। ये सब देखकर सोना कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि सोना ने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि किसी के आते ही सारी औरतें उठकर खाना बंद करके खाना लगाने में लग जाती हों। दादाजी, ये क्या हुआ? वो सीधे विशंबर सिंह से पूछती है। क्या हुआ बेटा? विशंबर सिंह प्यार से सोना से पूछते हैं। क्या आप घर के बाकी सारे लोगों को डराते हैं? सोना की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब है आपका बेटा? विशंबर सिंह भी हैरानी से सोना से पूछते हैं। सोना सुमित्रा, स्वाति और रीना की तरफ इशारा करके कहती है, मैंने देखा कि आपके आते ही ये तीनों दादियां उठ गईं और खाना खाना छोड़ दिया। अब देखो, ये तीनों आपकी थाली लगाने में लग गए हैं। क्या आप खाना खुद नहीं ले सकते? पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हुई थी विशंबर सिंह के सामने कुछ कहने की। विशंबर सिंह खुद हैरान थे ये देखकर कि कोई उनसे इतना कह रहा था। माहौल को गर्म होते देख एकदम से मोहनलाल सोना से कहते हैं, बेटा वो बड़े दादा सबसे बड़े हैं ना, इसीलिए
सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। सोना तभी अचानक से बोल पड़ती है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं उठे? आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते क्या? सिर्फ ये तीनों ही करती हैं? सोना का ये सब समझ पाना अभी बहुत मुश्किल था। ये सब बोलकर उसने एक तरह से बहुत बड़ी बात कर दी थी। वैसे ही सालों से चला आ रहा था कि घर की औरतें पहले मर्दों की सेवा करें और फिर खुद को देखें। लेकिन सोना की इस बात ने वहां बैठे सभी लोगों को हिला दिया था। वो तीनों औरतें घबरा तो रही थीं, लेकिन मन ही मन वो सोना को देखकर खुश भी हो रही थी। इन तीनों में सबसे बड़ी थी सुमित्रा। सोना की ये बात सुनकर उन्हें सबसे पहले आंसू आए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन तीनों के मन की बात कह दी हो। मामले को संभालने के लिए अभिशंबर सिंह कहते हैं, हमारी सोना बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, आप तीनों बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। और तुम तीनों, विशंबर सिंह अपने तीनों बेटों की तरफ इशारा करके कहते हैं, तुम तीनों उठो और मेरी थाली लगाओ। इस बात पर मोहनलाल तो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन सुनील और शैलू ये सुनते ही चौंक जाते हैं। शैलू बोलता है, क्या? ये कैसे? मेरा मतलब पिताजी, ये कैसे? मैंने तो आज तक ये काम नहीं किया। शैलू को ऐसे घबराता देख मोहनलाल मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, यही तो पिताजी कह रहे हैं कि हमने आज तक ये काम नहीं किया। चलो उठो और इधर आकर पिताजी की थाली लगाओ। तभी सुनील भी बोलता है, ठीक है भैया, जैसा आप कहें, आप तीनों बैठो। सुनील सुमित्रा, स्वाति और रीना को इशारा करके कहता है, सुनील भैया आप भी? शैलू अभी भी नहीं उठा है। तभी विशंबर सिंह जोर से कहते हैं, शैलू। विशंबर सिंह की आवाज आते ही शैलू एकदम से खड़ा हो जाता है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल पिताजी, अभी करते हैं। सब हंसने लग जाते हैं। वो तीनों औरतें बैठ जाती हैं और मोहनलाल, सुनील और शैलू विशंबर सिंह को खाना खिलाने लगते हैं। ये सब देखकर सोना खुश होती रहती है। विशंबर सिंह उसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है हमारी राजकुमारी, अब तो ठीक है ना? बैठ गई आपकी दादी और ये तीनों दादा अब काम कर रहे हैं। सोना मुस्कुराती रहती है, लेकिन वो वापस बोलती है, वो तो आप बुजुर्ग हो, नहीं तो मैं इन्हें भी आपका काम नहीं करने देती। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि सबको अपना काम खुद ही करना चाहिए। सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सोना ने फिर से विशंबर सिंह की बात को काटा था। एक थोड़े से सन्नाटे के बाद विशंबर सिंह धीरे धीरे हंसना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बच्चा। उन्हें जोर से हंसते देख बाकी सब भी राहत की सांस लेते हैं। वो बोलना जारी रखते हैं, तुम लोग सीखो इस बच्ची से कुछ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। अपना काम खुद ही करना चाहिए। चलो तुम तीनों भी बैठो, हम अपना खाना खुद ही ले लेंगे। विशंबर सिंह का ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो सब उन्हें आज तक एक सख्त इंसान की तरह ही जानते थे। उन्हें ऐसे खुश होते हुए, हंसते हुए उन्होंने बहुत कम ही देखा था। वो तीनों मर्द भी बैठ जाते हैं और सब खाना खाने लगते हैं। पूरी टेबल का माहौल खुशनुमा हो जाता है। राहुल और मिली एयरपोर्ट रोड पर शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही राहुल के पास एक क्रू मेंबर आता है और कहता है, सर सारी चीजें तैयार हैं, वो देखिए आपकी बुलाई हुई लग्जूरियस गाड़ी और वो सामने ट्रैक्टर। चलो गुड। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो इन्फॉर्मेशन देकर वहां से निकल जाता है। तभी मिली राहुल से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता इन सब में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है? मिली, मैं ये सब अभी नहीं सोच रहा हूँ। ये मेरा पहला शो है एज अ डायरेक्टर और मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। राहुल कहता है, हाँ पर फिर भी। मिली कुछ बोलने जाती है कि राहुल उसे काट देता है। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं हर चीज का ध्यान रख रहा हूँ। सो डोंट वरी एंड एंजॉय द शूट। राहुल अपनी बात खत्म करता ही है कि तभी वो पीछे पलटकर देखता है तो सारी कास्ट और क्रू शूट के लिए वहां पर आने लगी है। क्या राहुल ये वाला शूट बिना किसी तकलीफ के पूरा कर पाएगा? क्या सोना राहुल के घर वालों के और करीब आएगी? क्या राहुल, मिली और सोना वापस पुणे जाएंगे? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शूटिंग चालू हो गई है। रोड के सामने की तरफ एक सुंदर लंबी ब्लू कलर की कार और एक ट्रैक्टर खड़ा है, जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो गई थी। शूटिंग लगभग टाइम से शुरू होने वाली है। ड्राइवर की कास्टिंग लोकल आर्टिस्ट में से की गई थी। ड्राइवर की भाषा अलग थी, जिसकी वजह से क्रू को समझने और समझाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर टीम के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सीन की ओपनिंग कुछ इस तरह से थी कि खराब ट्रैक्टर है, जिसे लंबी सुंदर ब्लू कार टोइंग रोप से खींचने वाली है। ब्लू कार में अभय और संजीव बैठे हैं। ड्राइविंग सीट पर अभय बैठा हुआ है। ब्लू कार को टोइंग रोप से ट्रैक्टर को बांधा गया और सीन शुरू हुआ।
एक्शन। यह आवाज सुनते ही कार चलना शुरू होती है। दो लोग ट्रैक्टर के बड़े टायर के ऊपर बनी सीट पर बैठे हैं। ब्लू कलर की कार ब्रांड न्यू कार है। रोड पर जैसे ही स्पीड ब्रेकर या कोई बम्प आता है तो अभय चिढ़ने लगता है। उन दोनों का चेहरा गुस्से में हो जाता है क्योंकि इससे कार को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर ड्राइवर जो 45 साल की उम्र का है, वो मजे से गाने सुन रहा है। उसे अपने खराब ट्रैक्टर की कोई परवाह नहीं है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की कार ट्रैक्टर के पास से भागते हुए निकलती है। ट्रैक्टर ड्राइवर बहुत चिढ़कर चिल्लाया। अभय एकदम से चौंक गया। उसने ब्लैक कलर की गाड़ी की तरफ देखा और चिल्लाया, क्या बकवास है, ये कार 200 से भी ऊपर की स्पीड पर जा रही है। संजीव ने अपनी आंखों से कार को घूरा और चिल्लाया, वाह क्या शानदार कार है, ये 250 की स्पीड पर है। संजीव ने कहा। अभय बहुत गुस्से में आ जाता है और बड़बड़ाता है, क्या इतनी तेज ड्राइविंग करना अच्छी बात होती है? इसे इतनी जल्दी में कहाँ पहुंचना है? ट्रैक्टर में बैठे अंकल भी चिल्लाते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी में क्यों है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं? चलो हम इसे पीछे छोड़ते हैं, संजीव कहता है। संजीव की बात सुनकर अभय भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या हमें उस कार का पीछा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें मजा आएगा। पर तुम ये कर पाओगे? आखिरकार तुम्हारे पीछे एक ट्रैक्टर बंधा हुआ है, संजीव कहता है। अभय ने अपनी कार का शो ऑफ करने के लिए अपनी कार को उस ब्लैक गाड़ी के पीछे लगा दिया और एक्सेलरेटर को एक बार में ही पूरा दबा दिया। ब्लू कलर की कार हवा की तरह उड़ने लगी। अभय की तूफानी स्पीड की वजह से ट्रैक्टर की बॉडी बहुत जोर से हिलने लगी थी। ट्रैक्टर का ड्राइवर चिल्ला रहा था, अरे भाई क्या बात हो गई? अब हम क्यों तूफान की तरह चल रहे हैं? अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? ट्रैक्टर में बैठे दोनों लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें ट्रैक्टर पलटने का डर लग रहा है। सभी ने ट्रैक्टर को कस के पकड़ लिया है और गाड़ी धीरे करने के लिए चिल्लाने लगे। ये एक एक्साइटेड शॉट था। हालांकि एक फैमिली और कॉमेडी ड्रामा है, पर फिर भी राहुल इसकी शुरुआत कुछ अलग ढंग से करना चाहता था, जैसे कि वो टीवी सीरियल ना होकर किसी फिल्म का सीन है। अभय और संजीव की कार बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही है, पर अभय को कोई डर नहीं है कि पीछे ट्रैक्टर में 3 लोग बैठे हैं। ये सब एडिट किया जाने वाला है। मिली और राहुल ने इस सीन के लिए प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा है। राहुल ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि जो ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा था वो 15 साल से भी ज्यादा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रखते हैं और ब्लू कार में बैठे अभय को भी बेहतरीन एक्सपीरियंस था, इसीलिए एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा राहुल ने प्रोफेशनल से भी कंसल्ट किया था। ये राहुल का पहला शो है तो वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ब्लू कार बहुत तेज चल रही थी। एक्सेलरेटर की आवाज और बढ़ती जा रही थी। कार 150 की स्पीड से चल रही थी। चुरू से कुछ दूरी पर एयरपोर्ट है। वहां रोड पर ब्लैक कार तेज स्पीड में दौड़ रही है, जिसके पीछे एक लंबी नई ब्लू कार दौड़ रही है और उसके पीछे एक लाल ट्रैक्टर रास्ते में चल रहा है। 2 किलोमीटर आगे ट्रैफिक पुलिसमैन अपनी ड्यूटी पर था, जिसके पास वॉकी टॉकी था। सर, एयरपोर्ट रोड की तरफ एक ब्लैक कलर की कार बहुत तेज स्पीड में आ रही है, मैसेज मिलते ही आंसर कीजिए, जीप में बैठे ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा। ट्रैफिक पुलिस ने वॉकी टॉकी पर जवाब दिया, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं देखता हूँ। सर, एक ब्लैक कार बहुत ही तेज स्पीड में है, वो करीब 250 की स्पीड से चल रही है। उसके पीछे एक नई ब्लू कलर की कार भी बहुत तेज स्पीड में आपकी तरफ आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस ब्लू कार के पीछे एक ट्रैक्टर भी है, इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। प्लीज उन्हें रोकिए, नहीं तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, दूर कार में बैठे ट्रैफिक पुलिस ने कहा और पुलिस जीप ने उनका पीछा किया। आगे खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला हैरान था कि 2 कार इतनी तेजी से हैं, पर उनके पीछे ट्रैक्टर इतना तेज कैसे हो सकता है, और अगर वो उसके पीछे भी है तो भी ये क्या माजरा है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रैफिक पुलिस अपनी जीप में बैठकर उनका पीछा कर रहे हैं और जीप की स्पीड बहुत कम है। वो सिर्फ अंदाजा लगा पा रहा था कि शायद ट्रैक्टर उन्हें ओवरटेक कर रहा है। आगे खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ ही मिनट बाद गाड़ियों को दूर से आते ही देखता है। हवा की तरह आते गाड़ियों को देखकर वो एक बैरियर लगाने की कोशिश करता है। स्टॉप! राहुल लेंस से देख रहा था और वो सीन को कट करता है। ये शॉट बहुत अच्छा नहीं था, पर कार के ड्राइवर्स के एक्सप्रेशंस काफी अच्छे थे, इसीलिए राहुल ने रीशूट नहीं करने का डिसाइड किया। अगले सीन में ब्लैक कार पीछे हो गई और ब्लू कार और ट्रैक्टर ब्लैक कार के आगे हैं। फिर से शूट शुरू होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला बैरियर लगाकर आगे खड़ा है और वो देखता है कि ब्लैक कार से ब्लू कार और ट्रैक्टर आगे निकलते हैं। कट! ये बोलते ही सीन फिर से रुक जाता है। मिली जोर से हंसने लगती है। ट्रैक्टर ने कार को ओवरटेक कर लिया है, ये फनी है। संकल्प भी जोर जोर से तालियां बजाकर हंसा और कहता है, क्या ये खरगोश और कछुए की रेस थी जिसमें कछुआ जीत गया है? कमाल की स्क्रिप्ट है। हमें लगा था कि इतनी बड़ी हैवी ब्लैक कार को कैसे हराया जा सकता है और एकदम सस्पेंस बना हुआ था,
पर ये तो बहुत फनी हो गया कि एक ट्रैक्टर बंदी ब्लू कार कैसे जीत सकती है। मिली ने कहा। पूरा स्टाफ बहुत तेज हंस रहा था। एयरपोर्ट रोड पर जो शूट होना था वो हो चुका है। अब राहुल को अगली लोकेशन पर जाना है, पर उससे पहले ही राहुल ने जो सीन शूट किया है उसका प्लेबैक दिखाने के लिए वो मिली को लेकर जाता है। संकल्प भी मिली के साथ राहुल के पास जाता है। मिली पहली बार कैमरे के आगे नहीं बल्कि पीछे जाकर शूट देख रही है। ये उसके लिए काफी मजेदार है। वैसे पुलिस के रोल में जो आर्टिस्ट थे वो भी हंस पड़े और कहा, क्या मजाकिया सीन है। दोनों ट्रैफिक पुलिस वाले भी लोकल आर्टिस्ट हैं। ट्रैफिक पुलिस बने दोनों आर्टिस्ट राहुल के पास गए और धन्यवाद दिया। एक ने कहा, सर मैं आपके गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको इस फील्ड में कामयाबी दे। राहुल उनके चेहरे के इमोशन देखते हुए समझ गया था कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कोई खास काम नहीं मिलता है। आज जब उन्हें मौका मिला है तो वो उसके लिए भावुक हो रहे हैं। राहुल ने उन्हें शाबाशी देते हुए बैठने को कहा। ट्रैक्टर ड्राइवर को राहुल ने कहा, आपके लास्ट एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं रहे, ये और अच्छे हो सकते थे। राहुल को ओवरटेक वाले सीन में सभी के एक्सप्रेशंस लाउड चाहिए थे और वो सरप्राइज दिखने चाहिए थे, पर ट्रैक्टर ड्राइवर के एक्सप्रेशन से वो संतुष्ट नहीं था। क्या हम ये दोबारा शूट कर लें सर? ट्रैक्टर ड्राइवर ने राहुल से पूछा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम अभी आगे बढ़ते हैं, राहुल ने कहा। शर्मा जी के बेटे और बहुएं के अधिकतर शूट इंडोर ही होने वाले थे, जिसके लिए राहुल ने 4 जगह डिसाइड की थी, 2 अपार्टमेंट, 1 बार और 1 ब्रॉडकास्टिंग रूम। राहुल ब्रॉडकास्टिंग रूम के बारे में भूल गया था, इसीलिए बार का शूट होने के बाद उसके सामने के रूम में ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप कर दिया जाएगा। शूटिंग करना जितना मुश्किल है, शूटिंग की जगह लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। राहुल के लिए लोकेशन का रेंट देना बहुत भारी पड़ रहा था। उसके लिए पर डे रेंट ही लाख रुपए से ऊपर था, पर शो बनाना है तो ये खर्चा उसे करना ही था। राहुल शूट को लेकर बहुत सीरियस था। अगर वो किसी शूट से खुश नहीं हुआ तो वो उसे दोबारा शूट करेगा। संकल्प, मिली और राहुल को छोड़कर बाकी की एक्टिंग स्किल्स उतनी मजबूत नहीं थी, पर राहुल वर्कशॉप को अरेंज करवा कर उन पर काम करवा रहा था। राहुल के ऑर्डर पर लगातार सीन शूट किए जा रहे थे। पूरी टीम एक मशीन की तरह काम कर रही थी। शूटिंग के समय किसी भी स्टाफ के पास शो की स्क्रिप्ट नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि अपने शो के लिए राहुल बहुत कॉन्फिडेंट है और उसे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। हर कैरेक्टर को उनके रोल के बारे में पहले ही समझा दिया गया था। इसके लिए सभी लगभग तैयार थे। सबकी अपनी अलग एक्टिंग स्टाइल थी। उसमें से कुछ आर्टिस्ट अपने कॉमेडी स्टाइल के लिए कास्ट किए गए थे। हालांकि मिली इस बात से खुश नहीं थी कि एक फैमिली ड्रामा में बार का सीन दिखाया जाएगा, पर राहुल उसे समझाता है कि वो पुराने और नए परिवार की कहानी दिखाना चाहता है। पीढ़ी बदलेगी तो उसके तौर तरीके भी बदलेंगे। अगला सीन बार में शूट किया जाने वाला है। सेटिंग दादा ने बार का पूरा सेटअप लगा दिया था। एक रूम में बार काउंटर है जिस पर ढेरों कांच के गिलास रखे हुए थे। सामने 6 चेयर रखी हुई थी और 2 बार अटेंडेंट वहां खड़े थे। एक लड़का और एक लड़की बार चेयर पर बैठे हैं। उन दोनों का लगभग ब्रेकअप हो चुका है। अब उनकी आखिरी बातचीत चल रही है। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाते, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉयफ्रेंड ने कहा। तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मुझे सिर्फ तकलीफ दे रहे हो। मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती हूँ। अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, गर्लफ्रेंड ने गुस्से में कहा। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक और मौका देना चाहिए? बॉयफ्रेंड थोड़ी सॉफ्ट आवाज में कहता है। लड़की के हाथ में ड्रिंक का गिलास है जिसे वो खुद से दूर करती है और कहती है, मैंने बहुत बार तुम्हें मौका दिया है, पर इस बार मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। तुम कभी नहीं समझ पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम अपनी ईगो की वजह से मुझे खो बैठे हो। अब हम एक नहीं हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड अब रोते हुए कहती है। गर्लफ्रेंड जाने लगती है। लड़का उसे नहीं रोक पाता है क्योंकि वो जानता है कि उसने उसे बहुत दुख दिया है। लड़की कुछ कदम चल के आगे जाती है और रुकती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक ले। बॉयफ्रेंड बार टेबल पर अपना सिर रखकर बैठा हुआ है। कट। राहुल के शो का ये 5वां सीन था जिसमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की आखिरी मुलाकात थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पर दोनों का ही ईगो उन्हें ये करने की इजाजत नहीं देता है। राहुल एपिसोड को सीक्वेंस में शूट नहीं कर रहा था, वो रैंडम सीन शूट कर रहा था, जैसा उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ था। 7:30 बज चुके थे। मिली ने राहुल से कहा, हम सुबह से काम कर रहे हैं, लंच ब्रेक के अलावा किसी ने भी ब्रेक नहीं लिया है। अब हमें काम रोक देना चाहिए। शो के शुरुआती दिन इतने थका देने वाले नहीं होने चाहिए। राहुल मिली की बात से सहमत होता है। चलिए, आज का दिन यहीं खत्म होता है। आप सबने बेहतरीन काम किया। मैं सभी का इतनी मेहनत से काम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब हम सब होटल में डिनर के लिए चल सकते हैं, राहुल ने कहा। डायरेक्टर राहुल, हमने पहले ही खाना ऑर्डर कर रखा है, क्या आप हमारे साथ खाना खाना चाहेंगे? शौनक ने कहा। हाँ ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा।
चलो हम सभी साथ में चलते हैं, राहुल ने कहा। चलो सब लोग अपना काम जल्दी से खत्म करो, हमें 10 मिनट में यहाँ से निकलना है, बस हमारा वेट कर रही है, शौनक ने कहा। लगभग आधे घंटे बाद सभी उस होटल में पहुंचे जहां सारी कास्ट रुकी हुई है। राहुल ने लगभग 15 टेबल बुक की। सब एक साथ डिनर करने वाले थे। राहुल, मिली, संकल्प जैसे बड़े एक्टर्स एक टेबल पर बैठ गए। अगर आप सब सेटल हो गए हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, राहुल ने सबकी तरफ देखकर कहा। सब राहुल की तरफ देखने लगे। मैंने फैसला किया है कि हम आने वाले 2 दिन छुट्टी रखने वाले हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 दिन बाद हम शूटिंग शुरू करेंगे। ये 2 दिन आप लोगों के लिए एक अच्छा रेस्ट होगा, बाकी सब शेड्यूल के हिसाब से ही शुरू होगा, राहुल ने कहा। संकल्प ने हैरानी से पूछा, अभी तो हमने शुरुआती शूट शुरू किया है और तुम 2 दिन की छुट्टी कर रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब सही है, पर मुझे और मिली को 2 दिन के लिए जरूरी काम से जाना है, राहुल ने कहा। वापस आते ही शूटिंग शुरू हो जाएगी, मिली ने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा। डायरेक्टर सर, क्या आप मिस्टर पलाश की शादी में जा रहे हैं? शौनक ने पूछा। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, जब तक आप नहीं हैं तो यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। हमारी तरफ से भी पलाश सर को उनकी शादी की शुभकामनाएं दीजिएगा, शौनक ने राहुल से कहा। मुझे उम्मीद है कि हम सब एक साथ लंबा और सक्सेसफुल काम करेंगे। सच कहूँ तो पिछले दिनों से जब से हम लोग साथ हैं, मैं आपकी मेहनत देख रहा हूँ और उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। लगभग 10 बजे तक सबने डिनर किया और फिर सब अपने रूम में चले गए। क्या राहुल को शूटिंग में कोई तकलीफ होगी? क्या राहुल का शो हिट हो पाएगा? क्या राहुल की टीम एक साथ काम कर पाएगी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात को डिनर के साथ राहुल और मिली ने ड्रिंक भी की थी। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से राहुल और मिली घर नहीं गए, वहीं होटल में वो सो गए थे। राहुल की नींद अचानक से खुली। ओ गॉड, हम अभी तक सो रहे हैं, मिली उठो, हमें जल्दी निकलना है। सुबह के 7 बजे दोनों घर पहुंचे। जब तुम्हें पता था कि आज तुम्हें पुणे निकलना है तो क्या तुम्हें एक दिन पहले से ही सारी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या तुम्हें कल रात घर पर नहीं आना चाहिए था? राहुल के पिता मोहन ने डांटते हुए कहा। राहुल और मिली बहुत डरे हुए थे। राहुल शराब पीकर घर नहीं आना चाहता था। बात संभालते हुए राहुल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पुणे में हमारा घर है, हमें जो कुछ भी चाहिए वहां पर वो सब है, तो हमें कोई खास तैयारी नहीं करनी है। क्या बड़बड़ा रहे हो? पुणे में तुम्हारे पास सब कुछ है, पर क्या तुम्हें यहाँ से कुछ गिफ्ट नहीं ले जाने चाहिए? मोहन सिंह ने कहा। गिफ्ट यहाँ से? क्या मुझे यहाँ के हींग मसाले ले जाने हैं या यहाँ के फेमस फल ले जाने हैं? राहुल ने हंसते हुए कहा। चुरू गांव के हींग और मसाले बहुत फेमस हैं, यहाँ के फल और कुछ सब्जियां भी बहुत फेमस हैं। हाँ ठीक तो है, क्या हुआ? ये शादी के लिए सही गिफ्ट नहीं है, पर इसे मेरी तरफ से पलाश को दे देना। देखना, एक बार खाने के बाद वो यहाँ के सब्जी मसाले तुमसे बार बार मंगवाएगा, मोहन सिंह ने कहा। अरे भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? राहुल पलाश की शादी में जा रहा है और आप कह रहे हो कि वो मसाले लेकर जाए, सुनील अंकल ने कहा, जो सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। हाँ तो क्या पुणे जाते ही गिफ्ट लेने जाएगा? कम से कम खाली हाथ तो ना जाए, राहुल के पापा ने कहा। राहुल और मिली एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। राहुल के पिता आज भी पुराने तरीके से ही सोच रहे हैं। राहुल अगर बिना किसी गिफ्ट के भी पलाश की शादी में जाएगा तो भी पलाश को बुरा नहीं लगेगा, पर राहुल की फैमिली पुराने कल्चर के हिसाब से चल रही है, जहां आप बिना तोहफे के किसी भी शादी में नहीं जा सकते हैं। अरे हाँ, ये बात भी सही है, तुम्हें वहां जाते ही कुछ गिफ्ट लेना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे दोस्त के यहाँ होकर आओ, उसका ज्वेलरी का शोरूम है और वो ऊपर ही रहता है। मैं कॉल करूंगा तो वो तुम्हारे लिए शोरूम जल्दी खोल देगा। तुम वहां से अच्छा सा नेकलेस ले लो, वहां एक से बढ़कर एक डिजाइन मिल जाएगी, सुनील अंकल ने कहा। राहुल को भी आइडिया अच्छा लगता है, वो ताली बजाते हुए कहता है, हाँ ये सही रहेगा। मिली, तुम्हें जो भी सामान पैक करना है जल्दी कर लो, मैं अभी ज्वेलरी लेकर आता हूँ। हम एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलेंगे, और हाँ भूल मत जाना, हमारी फ्लाइट 2 बजे की है। मिली, क्या तुम दोनों दोस्तों की शादी अटेंड करते रहोगे या तुम लोग भी शादी करने वाले हो? राहुल की माँ ने कहा। राहुल बोलने ही वाला होता है कि तभी सुमित्रा जी फिर बोल पड़ती हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, पर सिर्फ उसके भरोसे तो जिंदगी नहीं कटेगी, हमें सेरेमनी तो रखनी ही चाहिए। तुम अभी भी अपने सारे इन लॉ से नहीं मिली हो, क्या तुम थोड़ा टाइम निकाल सकती हो अपने ससुराल के लोगों से मिलने के लिए? सुमित्रा जी ने प्यार से कहा। राहुल की माँ की बात सुनकर मिली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, फिर भी उसने खुद पर काबू किया और जवाब दिया, माँ अभी तो मैं कुछ भी प्लान नहीं कर सकती हूँ, अभी का शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है। राहुल का परिवार जिस जगह रहता है वहां पर शादी को कागजों से ज्यादा
दिखावे वाली शादी पर भरोसा किया जाता है। इसीलिए राहुल की माँ चाहती है कि राहुल और मिली फिर से शादी करें और एक शानदार जश्न मनाया जाए, जहां उन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलवाया जा सके। ये क्या जवाब हुआ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? क्या हम एक वीक का टाइम भी नहीं निकाल सकते? सेरेमनी के लिए तैयारी हम कर देंगे, तुम सिर्फ फंक्शन अटेंड करना। पूरी दुनिया को अब तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता है। क्या वो तुम पर नहीं हंसेंगे अगर तुमने शादी नहीं की तो? और हम लोग अभी तक मिली की फैमिली से भी नहीं मिले हैं। राहुल की माँ ने परेशान होते हुए कहा, यह अंतर नई सोच और पुरानी सोच का है। नई सोच के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके पास लाइसेंस है तो उन्हें दिखावे की शादी करने की जरूरत भी नहीं है। उनके लिए वेडिंग सर्टिफिकेट ही उनकी शादी का सबूत है। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग शादी को धूमधाम से बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, जहां पर सारे रिश्तेदार, परिवार और सगे संबंधी आकर शादी का हिस्सा बनते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन की शादी के गवाह बनते हैं। ये गवाह कागजों में हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। माँ, मैं और मिली अभी काफी बिजी हैं। हम जब फ्री होंगे तो हम मिली की फैमिली से भी मिलेंगे और बाकी बातें बाद में करेंगे। राहुल ने माहौल को संभालने के लिए कहा। राहुल शादी नहीं करना चाहता था, पर अब जब उसकी माँ ने ये जिद कर ली थी तो वो उनका कहा टाल नहीं सकता था। माँ, हम थोड़ा सा फ्री हो जाएं, फिर हम मिली के घर चलेंगे। अभी क्या हम जा सकते हैं? हमें फ्लाइट लेनी है, राहुल ने कहा। मिली का घर भोपाल में है। मिली का परिवार छोटा है। मिली के पापा थोड़े सीरियस मिजाज के हैं, पर मिली के लिए वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। अरे वाह मिली, तुम भोपाल से हो, पर मुझे तुम्हारी भाषा सुनकर कभी नहीं लगा। मैं हमेशा पूछना भूल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? सुमित्रा देवी ने उत्सुकता से पूछा। सुमित्रा जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। मिली ने धीरे से कहा, मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मेरी माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। मिली ने राहुल को अपने परिवार के बारे में सब बताया था, पर राहुल ने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया। क्या घर में तुम्हारे अलावा भी और बच्चे हैं? मोहन सिंह ने मिली से पूछा। हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो अभी विदेश गया हुआ है। वो बहुत कम ही घर आता है, मिली ने कहा। वेरी गुड, दोनों बच्चे टैलेंटेड हैं, राहुल के पिता ने कहा। चलो भाई, अब हमें समधियों से भी मिल लेना चाहिए। कम से कम एक मुलाकात तो बनती है। क्या हुआ अगर राहुल और मिली बिजी हैं? हम तो फ्री हैं। एक दिन हम ही लोग उनसे मिलाते हैं, सुनील अंकल ने कहा। नहीं, राहुल ने एकदम रोका। पापा, अभी तक मैं ही मिली के पेरेंट्स से नहीं मिला हूं। अगर आप लोग पहले मिलने जाओगे तो आपको डर नहीं है कि वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे? राहुल कहता है। राहुल की बातें सुनकर मिली को गुस्सा आ गया था। उसने राहुल को घूरा और धीमी आवाज में कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। बेटा, तुम अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद हो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अब तुम एक पति हो। तो अब मिली तुम्हें तुम्हारी बात के लिए अच्छा मजा चखाएगी, अंकल सुनील ने राहुल को चिढ़ाते हुए कहा। सुबह सुबह आप सबने मुझे न जाने कैसी बातों में उलझा दिया है। क्या मैं जाऊं? वरना पलाश की शादी फोन पर ही देखनी पड़ेगी, राहुल ने कहा। अंकल की बात सुनकर मिली को हंसी आ गई। राहुल की माँ ने कहा, अब दोनों जल्दी करो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। मिली, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ और फिर गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। हाँ माँ, मैं अभी आई। इतना कहकर मिली चुपके से राहुल के पैर पर पैर मारकर जाती है। 2 बजे मिली और राहुल पुणे के लिए फ्लाइट लेने वाले हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी फ्लाइट देर से पहुंची, जिसकी वजह से वो पलाश के घर भी देर से पहुंचे। जैसे ही वो पलाश के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का गेट पहले से ही खुला हुआ है और अंदर सभी लोग काम में बिजी हैं। वाह, घर कितना सुंदर सजाया है। मैंने इतना सुंदर डेकोरेशन अभी तक नहीं देखा। ये तो एक महल जैसा लग रहा है, मिली खुश होकर बोली। तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी शानदार डेकोरेशन करवाऊंगा। वैसे देखा जाए तो घर वाले सही कह रहे हैं, हमारी शादी का जश्न तो मनाना ही चाहिए, राहुल ने कहा। बिल्कुल मना लेंगे, पर पहले जिसकी शादी में आए हैं हम वो अटेंड कर लें। बाद में सोचेंगे कि हमारी शादी का क्या करना है। हम पहले ही लेट हो गए हैं, पलाश नाराज होगा, मिली ने कहा। दोनों बातें करते हुए अंदर एंटर हुए। अपने बैग उन्होंने नीचे रखे और थके हुए चेहरों से स्माइल करने लगे। ओह, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी आ गए। तुम लोगों को मेरी शादी के 10 मिनट पहले ही आना था। इतनी जल्दी आने की मेहरबानी क्यों की तुमने? पलाश ने गुस्से से कहा। मेरे भाई, आज लेट होने का रीजन मेरा काम नहीं था, बल्कि आपकी शादी की डेट ही थी, जो इतनी बारिश के मौसम में निकाली गई थी। बारिश की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम तुम्हारी शादी में देर से पहुंचे। तो क्या तुम अपनी डेट बदल सकते हो? राहुल ने पलाश को गले लगाते हुए कहा। शादी तो अब शुरू हो चुकी है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम दोनों फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, शादी की रस्में हो चुकी हैं। मिली, क्या मैं 2 दिन के लिए राहुल को तुमसे उधार ले सकता हूँ? मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत है, पलाश ने धीरे से कहा।
मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इस वक्त दूल्हे राजा को कितना डर लग रहा होगा, पर सिर्फ 2 दिन, हाँ, उसके बाद नहीं। अरे नहीं नहीं, 2 दिन बाद तो मुझे संभालने वाली आई जाएगी ना, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पलाश ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो अभी ऊपर के रूम में फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब होटल के लिए निकलेंगे। बाकी की रस्में वहीं होंगी और सबके रुकने का इंतजाम भी वहीं किया गया है। पलाश ने कहा, और राहुल तुम जल्दी तैयार होकर आओ, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों से तुम्हें मिलवाना है, और कुछ तो बाहर से भी आए हैं, वो तुम्हारे गानों के बहुत बड़े फैन हैं। पलाश ने राहुल से कहा, यार आज मैं अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, कम से कम आज तो मुझे अपने फैंस के साथ बिजी मत रख। राहुल ने कहा, हाँ पर तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जितने भी तुम्हारे फैंस हैं वो सब इस इंडस्ट्री के जाने माने स्टार्स हैं, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि तुम उन सबसे जरूर मिलो, पर सबसे पहले तैयार हो जाओ और कुछ छोटी रस्मों के लिए नीचे आ जाओ। पलाश ने कहा। राहुल बिजली की स्पीड से तैयार होने चला गया। आज वो पलाश के लिए बहुत खुश है, और उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि वो मिली के साथ इस तरह पहली बार किसी शादी में आया है। क्या मैं दूल्हे से भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ? राहुल ने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे हो। पलाश ने जोर से हंसते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। राहुल ने कहा, भाई पलाश, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम जानते नहीं हो कि तुम मेरे लिए मेरा परिवार बन गए हो, और आज तुम्हें घर बसाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हमारे ऑफिस से कोई नहीं आया क्या? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुमने उन्हें इनवाइट नहीं किया? राहुल ने पूछा। नहीं नहीं, सभी यहीं थे। कुछ लोग खाने पीने में बिजी चल रहे हैं और कुछ अपने फोटो और वीडियो लेने में लगे हुए हैं, और कुछ होटल चले गए हैं। पलाश ने कहा। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अब वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस इंडस्ट्री में हैं, पर सबको बुलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ खास और अच्छे दोस्तों को ही बुलाया है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। इतना कहकर पलाश राहुल को अपने साथ ले जाता है। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने पलाश से आप लोगों के बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी हैं। राहुल ने खड़े होकर पलाश के दोस्तों के ग्रुप से कहा। राहुल इतनी जल्दी सारे लोगों के नाम याद नहीं कर सका। वो सच में उनसे मिलकर खुश था, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्तियां थीं जो अपने फील्ड में बहुत कामयाब थीं। सामने की तरफ चेयर पर एक बुजुर्ग शास्त्रीय संगीतकार बैठे हुए हैं। वो संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने क्रीम कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ है। उनके कंधे पर एक शॉल रखी हुई है। उनकी उम्र कुछ 75 साल के करीब है। वो पलाश के दादाजी के दोस्त हैं, इसीलिए पलाश की शादी में आज वो शामिल हुए हैं। पलाश राहुल को उनके पास ले जाता है। इनसे मिलो, ये हैं पंडित प्रमोद मेहता जी, भारत के मशहूर क्लासिकल सिंगर। पलाश राहुल से कहता है। राहुल उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। मेहता जी अपने बूढ़े हाथों से राहुल को उठाते हैं और गले लगाते हैं। तुम कमाल के नौजवान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और आज तुम्हें देख भी लिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेहता जी ने कहा। राहुल की सबसे बड़ी खासियत है उसका दूसरों का सम्मान करना, चाहे अपनी उम्र से बड़े हों या छोटे। वो सभी का बहुत सम्मान करता है। उसका इतना पोलाइट होना उसकी फैन फॉलोइंग को भी बढ़ा रहा है। राहुल ने मेहता जी से कहा, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ, और क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? तो, तुम इतने बड़े स्टार हो और मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे हो, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है? मेहता जी ने कहा। राहुल उनके पास बैठकर बातें करने लगा। चलिए अब हम सबको होटल के लिए रवाना होना है। पलाश ने कहा। क्या राहुल मिली के घर वालों से मिलने जाएगा? क्या उनकी फैमिली एक दूसरे को अपनाएगी? क्या मिली दिखावे के लिए शादी करने को तैयार होगी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।